जो लिक्विड है वो जिस चीज के वेट को बैलेंस कर रहा है, वो अगर हैवी डेंसिटी का होता, लो डेंसिटी का होता तो कहानी अलग होती। लेकिन इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड को बैलेंस भी किस वेट को करना है? पानी के वेट को ही करना है। हर मॉलिक्यूल अपने आगे वालों को फॉलो करेगा। मतलब एक मॉलिक्यूल अगर ऐसे इस पाथ से होते हुए गया है तो उसके पीछे वाला भी इसी पाथ से होते हुए जाएगा, उसके पीछे वाला भी इसी पाथ से होते हुए जाएगा। बर्नौली वैलिड ही तब है, कब? जब ये एरिया बहुत स्मॉल हो, अदरवाइज वो वैलिड ही नहीं रहेगी। अगर ये h हाइट है तो छेद कहां करूं जिससे ये रेंज जो है मैक्सिमम आएगा? तो अगर तुम बिल्कुल ऊपर कर दोगे तो वेलोसिटी जीरो है, बिल्कुल नीचे कर दोगे तो वेलोसिटी ज्यादा तेज है। तो हाय गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और मैं आपका बड़ा भाई निखिल धा भाई हाजिर हूं आपके सामने और स्वागत करता हूं आपका रफ्तार जेई सीरीज में। और आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर देखा था, बायंसी के बारे में कुछ बातें की थी, और ये भी देखा था कि एक्सेलरेटेड कंटेनर में किस तरीके से प्रेशर वेरी करता है। तो जहां भी इफेक्टिव ग्रेविटी होगी उसी डायरेक्शन में आप जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, उसके अपोजिट जाओगे प्रेशर कम होगा, और उसके परपेंडिकुलर यदि आप जाएंगे तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और बायंसी जो है वो भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगता है, और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो है कैसी? इफेक्टिव ग्रेविटी के अपोजिट। तो हमने ये देखा था कि फोर्स ऑफ बायंसी इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये कहानी हमने कल ही देख ली है। तो इफेक्टिव ग्रेविटी के अपोजिट जो है बायंसी लगेगा। और उसके बाद मैंने आपको दिया था एक सवाल, इस सवाल के बारे में बात करते हैं जो आपको होमवर्क दिया गया था। तो ये सवाल में पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि भाई एक बोट है एक तालाब में, और उस बोट में कुछ लोग बैठे हैं। उन लोगों को प्यास लगी, तालाब का पानी क्योंकि मीठा होता है, और उनको लगा यार फ्रेश भी है तो पी लीजिए, है ना? तो उन्होंने पी लिया। अब प्यास लगी, उन्होंने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो तालाब का जो वाटर लेवल था, इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? क्या ये कम होगा या बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ पानी इन्होंने पी लिया है, लेकिन वो इनके अंदर बाहर नहीं फेंका है, वो इनके अंदर गया है, इन्हीं के शरीर में गया है। तो यहां पे बात करनी है। अब आप जानते हैं कि वाटर लेवल वाले सवालों को कैसे करना होता है। कल मैंने इसका थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था, तो उसी लॉजिक को हम यहां पे लगाएंगे। तो मैंने कहा कि यार वाटर लेवल के नीचे का जो वॉल्यूम है उसमें क्या क्या भरा हुआ है? उसमें ऑब्वियसली पानी इंक्लूडेड है। इस पानी का वॉल्यूम जो तालाब का पानी है, साथ ही साथ ये वाला सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जितना हिस्सा नाव का डूबा है या नाव ने जितना वॉल्यूम घेरा हुआ है पानी के अंदर, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम। तो आप जानते हो इसी डिस्प्लेस जो लिक्विड हटा होगा उसी के वेट के इक्वल बायंसी लगा होगा। ये कल हमने बात कर ली है। तो आप कह सकते हो कि इस सबमर्ज्ड वॉल्यूम ने, या इतने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का वेट जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है? एक्चुअली इट इज बैलेंसिंग बोट का मास एज वेल एज मेन जो है उनका मास। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये लोग पानी पी लेते हैं, मान लिया हमने कुछ x लीटर्स ऑफ पानी इन्होंने पी लिया, वैसा नहीं कि तालाब ही खाली कर देंगे, है ना? तो x अमाउंट ऑफ पानी इन्होंने पी लिया, तो पानी जो तालाब में बचा उसकी वॉल्यूम में कमी आ गई है, लेकिन सबमर्ज वॉल्यूम अब बढ़ गया होगा। कुछ मास यहां से निकल के यहां गया है, तो ओवरऑल सिस्टम का जो मास है वो बढ़ चुका है, क्योंकि पानी पी लेने से उन इंसानों का वेट बढ़ जाएगा। पानी जितना अंदर जाएगा उतना ही वेट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली सबमर्ज्ड वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ेगा। पहले जो इनिशियल वेट था बोट और मेन का, उतना सबमर्ज्ड वॉल्यूम तो है ही, प्लस एक एक्स्ट्रा सबमर्ज्ड वॉल्यूम अपने पास आएगा जो किसको बैलेंस करेगा? उस एक्स अमाउंट ऑफ पानी के वेट को, एक्स अमाउंट ऑफ पानी के वेट को। और एक कौन सा वॉल्यूम? जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो। अब आप जानते हो कि यहां पर ये x अमाउंट ऑफ, या x मीटर क्यूब बोल दो, x मीटर क्यूब ऑफ पानी इधर है। अब x मीटर क्यूब ऑफ पानी का वेट कितने पानी के इक्वल होगा? भाई आपको समझना होगा कि यहां जो अंदर गया है वो पानी है, और जो लिक्विड यहां पे डिस्प्लेस्ड होगा वो भी पानी ही है। आप जानते हो कि पानी को, डिस्प्लेस्ड पानी को, उस पानी के वेट को ही बैलेंस करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहां दोनों की डेंसिटी अलग होती, मतलब जो लिक्विड है वो जिस चीज के वेट को बैलेंस कर रहा है वो अगर हैवी डेंसिटी का होता, लो डेंसिटी का होता, तो कहानी अलग होती। लेकिन
इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड को बैलेंस भी किस वेट को करना है? पानी के वेट को ही करना है। तो कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम लगेगा? एक्स वॉल्यूम ही लगेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पानी ही गया है तो पानी के वेट को बैलेंस करने के लिए तो उतना ही वॉल्यूम चाहिए होगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये चीज इससे कट जाएगी और देयर इज नो चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम, दैट्स व्हाई नो चेंज इन वाटर लेवल। भाई सिंपल सी बात है, कोई सोचेगा सर पानी थोड़ा सा इधर बाहर निकल गया है तो वाटर लेवल गिरेगा। वाटर लेवल नहीं, पानी की वॉल्यूम कम होगी, नो डाउट। सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ेगी, नो डाउट, लेकिन कितने से बढ़ेगी? तो वो एक्स अमाउंट से ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो वेट बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? पानी की वजह से। और उस बढ़े हुए वेट को बैलेंस भी कौन करेगा? पानी। तो इक्वल वॉल्यूम ही लगेगा। जितना वॉल्यूम पानी इधर आया होगा उतना ही वॉल्यूम यहां से डिस्प्लेस होगा, खत्म। तो यहां से लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सवाल जो है ना शायद मतलब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आई थिंक 2014 या 15 या 16 तो नहीं, 2014 या 15 के केवीपीवाई में पूछा गया था ये सवाल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। शायद जितना मुझे याद आ रहा, हो सकता है मैं पूरी तरीके से गलत भी हूं, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो ये सवाल है, केवीपीवाई जितना मुझे याद आ रहा है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, है ना। तो देखो ऐसे इजी सवाल भी आते हैं ना, जैसे अभी तुम बोलो रहे हो तो इतना इजी सवाल था सर, ऐसे इजी सवाल कहाँ पूछते हैं भाई? वो केवीपीवाई का था जितना मुझे याद है, मतलब है या तो केवीपीवाई या आईआईटी का तो नहीं है यार, केवीपीवाई या फिर ओलंपियाड का भी स्टेज 1 का नहीं होगा, केवीपीवाई का ही था जितना मुझे ध्यान। हाँ जी, तो अगले सवाल की ओर प्रस्थान किया जाए और बात की जाए। तो इस सवाल में क्या कहा गया? जार इज फिल्ड विथ टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, liquid 1 and 2 with densities rho 1 and rho 2 respectively. A solid ball made up of material of density rho 3 is dropped in the jar. इसको भैया यहां से छोड़ा और आपसे कहा जा रहा है कि it comes to equilibrium in the position shown in the figure. तो यहां पे वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब मैंने आपको बताया है कि सिंपल सी कहानी है बायन्सी की। बायन्सी ये कहता है कि यार देखो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा ना, उसी लिक्विड के वेट के इक्वल मैं लगूंगा। बायन्सी का सिंपल सा जो है हिसाब किताब है कि भैया जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया गया है उसी के वेट के इक्वल मैं लगूंगा। अब वेट लिखते वक्त आपको इफेक्टिव ग्रेविटी लिखनी है। हालांकि इस सवाल में कोई एक्सेलरेटेड कंटेनर नहीं है, तो आप जी की जगह, जी इफेक्टिव की जगह जी ही लिखेंगे और बायन्सी ऊपर ही लगेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, कोई पूछे सर इन दोनों लिक्विड्स में से कौन भारी है, मतलब रो 2 और रो 1 में क्या रिलेशन है, यहां पे वो भी पूछा गया है। तो भाई सिंपल सी बात है, हमने कल ही पढ़ा है कि हैवी डेंसिटी वाली चीज नीचे बैठती है और हल्की डेंसिटी वाली चीज ऊपर जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रो 2 जो होगा वो रो 1 से ज्यादा होगा। आप ये कह सकते हैं कि रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1। साथ ही साथ ये इक्वल वॉल्यूम जो है इसका डूबा हुआ है, आधा इसमें आधा इसमें। तो और बात कर लेते हैं, तो अब ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। हमें यहां पर बात करनी है रो 3 की। अब अगर आप यहां पे थोड़ी सी बात समझ में पाए, अच्छा ये इक्वल है कि नहीं वो नहीं दिया हुआ है, चलो है ना, कि कह नहीं सकते कि हम इक्वल है कि नहीं, है ना, ऐसा कुछ सवाल में नहीं दिया है। सवाल में नहीं दिया है तो हम ये नहीं माने कि आधा इसमें आधा उसमें, हम जनरल बात करेंगे। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि यार यहां पर इक्विलिब्रियम है, यहां पर इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वेट आ रहा होगा, जो भी mg आ रहा होगा, अब इसका जो वेट आ रहा होगा, जो हम कह सकते हैं रो 3 vg, उसको किसने बैलेंस कर रखा है? उसको बैलेंस किया हुआ है रो 2 v2g और रो 1 v1g, दोनों ने मिलके इसे बैलेंस किया हुआ है, नो डाउट। अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं तो इन दोनों का सम इसके इक्वल है, बोलोगे हाँ सर ये भी है, इसमें भी नो डाउट। हालांकि वॉल्यूम अगर इक्वल होती तो मैं कुछ और रिलेशन भी निकाल लेता, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर ये इक्वल वॉल्यूम दे रखी होती तो मैं क्या रिलेशन निकालता, मैं सवाल से पता लग जाएगा, मुझे भी पता नहीं वॉल्यूम इक्वल है कि नहीं, मतलब इसमें ये v1 डूबा हुआ है कि v2 डूबा हुआ है। अगर मान लो इक्वल होती तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता कि भाई v1 की वैल्यू आ जाती v/2, v मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, v1 उसका आधा, v2 भी उसका आधा, और यहां से मैं कह देता कुछ ये, और ये रो 3 vg कट जाता और आपको सीधा सीधा यहां से दिखता भाई कुछ ये कहानी यहां पर
आती। और आपको समझ में आ ही गया होगा कि रो 3 कहां लाई कर रहा होगा। तो इस रिजल्ट से साफ क्लियर हो जाता है कि भाई रो 3 जो है वो रो 2 और रो 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहां अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपका ये थर्ड रिजल्ट हो जाता है इस हिसाब से, और यही रिजल्ट होगा भी। क्यों, वो मैं समझा देता हूं। आप जरा ये सोचिए कि अगर यहां पर इधर इक्विलिब्रियम, इससे पहले इक्विलिब्रियम आ चुका होता, इससे भाई यहां इक्विलिब्रियम आया, मतलब इसके ऊपर नहीं आ पाया था, इसके ऊपर नहीं आ पाया था, इसका मतलब अगर मैं इसको यहां रखता तो ये क्या होता, ये डूबता। इसका मतलब रो 3 जो है वो रो 1 से तो ज्यादा है, तभी वो और नीचे आके इक्विलिब्रियम में आया है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, है ना। यहां इक्विलिब्रियम में नहीं आया भाई साहब ये, नहीं तो यहीं रुक जाता। यहां आया है, इसका मतलब रो 3 इज ग्रेटर देन रो 1, तभी तो वो डूबा। और यहां पे आके रुक गया। अगर यहां भी इक्विलिब्रियम में नहीं आता तो क्या होता कि भाई वो मान लो पूरा कहीं यहां जाके इक्विलिब्रियम में आता, और यहां जाके इक्विलिब्रियम में आने का मतलब यह है कि रो 3 का रो 2 के इक्वल हो जाना, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर इक्विलिब्रियम में आ रहा है। इसका मतलब रो 3 जो है वो रो 2 से कम है, रो 3 जो है वो रो 2 से कम है। सीधे बस आप इस तरीके से भी यहां पे निकाल सकते हो, एकदम रद्दी सवाल था। तो इस सवाल को यहीं पे खत्म करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से सुनो अगले सवाल की बारी में क्या कहा गया है। इधर यहां आपको कहा गया है दो सॉलिड स्फीयर है ए एंड बी ऑफ इक्वल वॉल्यूम। यहां पे इन्होंने कह दिया भाई साहब की वॉल्यूम इक्वल है बट ऑफ डिफरेंट डेंसिटी डी ए एंड डी बी। ठीक है साहब, आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से इसको जोड़ दिया गया है, और कहा गया है कि दे आर फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो डी एफ। ये एफ लिखा हुआ है ना, वो पॉइंट और एफ मिलके वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, ये एफ है। अब यहां हमसे कहा गया है कि दे गेट अरेंज्ड इनटू एन इक्विलिब्रियम स्टेट एज शोन इन द फिगर। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है साहब, विद अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाँ, अब है देखो ये मजे वाली बात। यहां से हमें ये कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है भैया, टेंशन है यहां पर। अब टेंशन आ रही है, इसका मतलब रस्सी को इसे रोकने के लिए नीचे फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि अगर रस्सी ना होती तो ये ऊपर निकल लेता, और रस्सी ना होती तो ये नीचे निकल लेता, क्योंकि रस्सी में टेंशन है। मैं पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं अभी। क्यों सर, आप तो जो है सिस्टम सिस्टम चिल्लाते थे, अभी पूरे सिस्टम की बात क्यों नहीं कर रहे यार। थोड़ा सा कई बार ऐसे भी देखना पड़ता है, हर तरीके से तैयार रहो, है ना। तो यहां अगर मैं सिर्फ बी को देखता हूं तो बी के ऊपर टेंशन लगना, इससे ये समझ में आ जाता है कि अगर टेंशन नहीं होती तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता, और एक किधर जाता, नीचे गिरता। सीधे सीधे क्या आप इस निष्कर्ष तक पहुंच जाते हो क्या कि dB इज ग्रेटर देन dF? बोलोगे हाँ। और इसी तरीके से अगर रस्सी ना होती तो A जो है वो ऊपर की ओर निकल लेता, तो DA इज लेस देन DF। तो हाँ सर ये तो समझ में आ गया, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे। तो DA इज लेस देन DF, बोले हाँ सर ये कर रहा है। DB इज ग्रेटर देन DF, सर ये भी कर रहा है। और इसको भी देख लेते हैं, क्या पता ये भी सेटिस्फाई हो जाए, तो आइए करें। तो कह दिया इक्विलिब्रियम है साहब। ये बात ध्यान रखी जाए कि यहां पर जो है इक्विलिब्रियम है। यहां अगर इक्विलिब्रियम है तो आप यहां पर समझें कि एक बायंसी इसके ऊपर भी लगेगा और एक बायंसी इसके ऊपर भी लगेगा। इसके ऊपर जो बायंसी लगेगा वो होगा DFVG, इसके ऊपर जो बायंसी लगेगा वो भी होगा DFVG, क्योंकि दोनों का यार डेंसिटी तो सेम ही है। और यहां पे आ जाएगा mg इतना, और अगेन NLM ऑन सिस्टम, है ना। टेंशन को मारो गोली, पूरे सिस्टम को एक साथ देखो। पूरे सिस्टम को यदि आप एक साथ देखेंगे तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे ऊपर लगने वाला फोर्स, दोनों पे लगने वाला बायंसी इज इक्वल्स टू नीचे लगने वाला फोर्स। यहां से जो है DA प्लस DB इज इक्वल्स टू 2DF। ABD इज द आंसर। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो बिना देरी के बढ़ा जाए आगे, और अब हम एक अगले पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि जब लिक्विड फ्लो हो रहे होंगे। लिक्विड का जब भी फ्लो हो रहा है तो सबसे पहली बात हम यहां पे क्या क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, है ना। तो पहले ऐसा करते हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड्स में यहां पे बात।
तो हम क्या क्या अज्यूम करके चल रहे हैं जब लिक्विड के फ्लो की बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड। तो अजम्पशन, या चलो यार इसको वही लिख देता हूं ना, वही लिख दिया जाए, पूरा साइड क्यों बनाया जाए छोटे से पॉइंट के लिए। तो भाई मेरा ये कहना है कि नो विस्कोसिटी। बोले ये क्या होती है सर, ये कौन सा विस्कोसिटी, क्या है ये? विस्कोसिटी से मतलब यहां पर ये है कि लिक्विड के लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, उसको अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड के लेयर्स के बीच का जो फ्रिक्शन है उसे हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि भाई लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो सबसे पहले बात की जा रही है स्टेडी फ्लो की। स्टेडी फ्लो क्या है? स्टेडी फ्लो का मतलब ये है, स्टेडी फ्लो बोल दीजिए या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल दीजिए या फिर लेमिनार फ्लो बोल दीजिए, और इसी फ्लो के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। हम टर्बुलेंट के बारे में बात नहीं करेंगे साहब, विल नॉट टॉक अबाउट द टर्बुलेंट फ्लो, विल ओनली टॉक अबाउट लेमिनार, स्ट्रीमलाइन या फिर स्टेडी फ्लो। क्या होता है ये स्टेडी फ्लो? स्टेडी फ्लो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। भाई घरों में सभी के नल लगा होगा, है ना, जिससे पानी निकलता है। आई बात समझ में? आजकल तो थोड़ा सा वो जाली वाली बनी होती है जिसकी वजह से थोड़ा सा वो, और काफी प्रेशर से पानी आता है तो झाग सा बनते हुए निकलता है थोड़ा सा पानी। लेकिन अगर तुमने नॉर्मल जैसे कैंपर के अंदर, कैंपर देखा होगा ना, पानी के कैंपर जो शादी वादी में लगे रहते हैं, और उसमें जो वो टैप में से पानी निकल रहा होता है, उसकी बात कर लेते हैं ना। घरों में तो जनरली वॉश बेसिन में जो नल लगे उनमें जाली वाली है तो वो मेंटेन नहीं रहेगा अपना लेमिनार फ्लो, है ना। पुराने नल होंगे तो लग जाएगा, अभी के हिसाब से नहीं। तो कैंपर वाले नल की बात कर लेते हैं। ठीक है, बात तो करो। बात ये है, आपने देखा होगा कि अगर आप नल को थोड़ा सा खोलते हो ना, अब जैसा भी नल हो, थोड़ा सा आपने खोला, थोड़ा सा आपने खोला तो एक बढ़िया स्मूथ धार बनती है, एकदम ऐसी ऐसी, एकदम ऐसा स्मूथ धार बनती है। उसमें अगर तुम एक पतला सा धागा लगा दो ना इसके इधर पास में, धागा मतलब जैसे कोई भी एक पतला सा धागा लिया तुमने, उसको तुमने यहां लगा दिया, धागा भी मस्त एक पोजीशन में अलाइन कर लेगा अपने आप को, और वो पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना। वो जो उस टाइम पे फ्लो है ना, वो है लेमिनार फ्लो। अब उसका मतलब क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन एग्जांपल में दे रहा हूं कि रियल लाइफ में लेमिनार फ्लो का मतलब एक तरीके से क्या होगा, इट इज क्लोज टू दैट लेमिनार फ्लो, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि नल को थोड़ा सा खोल दिया, तो आपने देखा होगा फिर पानी जो है ऐसे अजीबोगरीब तरीके से निकलता है ना। मतलब पानी का कोई स्पेसिफिक, समझ रहे हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं रहता। और तुम अगर धागा रख दोगे उधर तो धागा भी ऐसे से नाचेगा अलग तरीके से, क्लियर। तो ये है अपना जो फ्लो, लेमिनार नहीं है, इसे कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। थोड़ी सी और ढंग से बात कर लेते हैं। मान लो एक नदी है, नदी एक मतलब बिल्कुल शांत नदी है, कोई उसमें जो रास्ता है पैसेज, उसमें कोई पत्थर वत्थर नहीं है, बढ़िया से फ्लो हो रहा है, एकदम धीरे धीरे हौले हौले पानी बहते हुए जा रहा है नदी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ लगभग, वैसे तो यार देखो टर्बुलेंट उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ही धीरे धीरे आराम से हौले हौले से पानी बह रहा है, कोई पत्थर वत्थर नहीं, कहीं पानी घूम वूम नहीं रहा है, सीधा ऐसे लाइन के फॉर्म में पानी ऐसा धीरे धीरे बह रहा है आगे, लेमिनार। लेकिन नदी जब अपने उफान पे होती है और उसमें वेव्स क्रिएट हो रही होती हैं और उमड़ घुमड़ रही होती है वो, इन दैट केस इट इज टर्बुलेंट। व्हर्लपूल बन रहे होते हैं, है ना। भाई राफ्टिंग का कहते हैं ना, राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, तो मजा कब है? टर्बुलेंट फ्लो में, इसमें नहीं है ना। तो ये तुम्हें एग्जांपल दे दे कि क्या मतलब है टर्बुलेंट फ्लो का और क्या मतलब है लेमिनार। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की। तो यहाँ जैसा कि हमने टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन के बारे में बात तो कर ही ली, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो एक्चुअली में क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने, जिससे मुझे पता लग गया कि वो स्टेडी फ्लो है कि लेमिनार फ्लो। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखो कि जब वो स्लोली वो फ्लो कर रहा होगा तो वो स्टेडी या स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो ही आपका कहा जाएगा। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से वो मूव कर रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम जो यहां पर ध्यान पे रखेंगे वो ये कि मान लो मैंने कहा कि ये एक पाइप है, तुमने बोला ठीक है साहब पाइप है, इस पाइप में से लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है।
अब सर पाइप इतना सा ही है क्या? नहीं, पाइप इतना सा नहीं है, पाइप तो और भी बड़ा होगा, लेकिन इतने से हिस्से को हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लिक्विड है वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, या पार्टिकल्स जो है लिक्विड के वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें ये होती है कि हर पार्टिकल अपने सक्सीडिंग या प्रीसीडिंग पार्टिकल को फॉलो कर रहा हो। इसका मतलब हर पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा होगा। बोले सर बात समझ नहीं है। मैंने कहा यार कभी चींटियों को मूव करते हुए देखा है? हाँ सर देखा है ना। क्या कर रही होती है वो? तो कुछ नहीं, बस उनको जो है वो लाइन मेंटेन में रहती है, उसी लाइन पे चल रही थी। कैसे? लेकिन तो कुछ नहीं, अपने आगे वाली जो चींटी है उसको फॉलो कर रही होगी। वो अगर राइट मुड़ गई तो वो भी राइट मुड़ जाएगी, वो लेफ्ट मुड़ गई तो वो भी लेफ्ट मुड़ जाएगी। बस अपने आगे वाली चींटी को फॉलो करना है। अच्छा, इसके पीछे वाली चींटी क्या कर रही होगी? इसके पीछे वाली चींटी इसको फॉलो कर रही होगी, पीछे वाली चींटी को उसके पीछे वाली चींटी फॉलो कर रही होगी। तो ऐसा फॉलो करते हुए एक लाइन बन जाती है ना। तो वो एक स्ट्रीम मतलब कुछ बह रहा है। कौन? चींटियां। तो यहां पानी बह रहा है, तो यहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स भी वो स्ट्रीम लाइन को ही फॉलो कर रहे होते। मतलब हर मॉलिक्यूल अपने आगे वालों को फॉलो करेगा। मतलब एक मॉलिक्यूल अगर ऐसे इस पाथ से होते हुए गया है तो उसके पीछे वाला भी इसी पाथ से होते हुए जाएगा, उसके पीछे वाला भी इसी पाथ से होते हुए जाएगा, और उसके पीछे वाली जो हर पार्टिकल से एक के बाद एक वो इसी पर्टिकुलर पाथ से होते हुए जाएंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस लाइन वाला मॉलिक्यूल इस लाइन में आ जाए, या इस लाइन में आ जाए, या इस लाइन में आ जाए। नहीं, वो अपने लाइन पे चलते रहेंगे, इसलिए इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो कहा गया है। अच्छा ठीक है सर। दूसरी बात ये कि हर पॉइंट की अपनी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ नहीं बदलेगी। यहां अगर वेलोसिटी पार्टिकल के आगे 2 मीटर पर सेकंड रह जाती है तो वो 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, और कोई दूसरा पार्टिकल भी जब यहां आएगा तो वो 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा होगा। और वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगी? बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। और दो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो वेलोसिटी की दो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम यहां पे बात करेंगे किसकी? स्ट्रीम लाइन फ्लो, सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। लेकिन जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो चीज स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए ही देख रहे हैं हम, है ना, ये ध्यान रखना। तो अजम्पशन भी अपने वही है कि विस्कोसिटी नहीं है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, ये सब हम लेके चल रहे हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हो कि भैया अजम्पशन अपने क्या है, यहां पर अजम्पशन बड़े ही सिंपल से है। पहला क्या? कि विस्कोसिटी नहीं है, नो विस्कोसिटी। दूसरा क्या है? दूसरा कि लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। आई बात समझ में? तो हमने क्या कहा कि कुछ मॉलिक्यूल्स यहां थे, अगेन पाइप का एक हिस्सा है। ये वाला एरिया में कह रहा हूं A1, ये वाला मैं एरिया कह रहा हूं A2, और इसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो यहां वाले जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी स्पीड हमने कह दी कुछ v1 है। t टाइम पे ये मॉलिक्यूल्स यहां थे, लेकिन t प्लस dt टाइम बाद क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स कुछ यहां पहुंच जाते हैं। तो dt टाइम में जो ये चले वो लेंथ कितनी है वो हमने कह दी dx1। dx1 क्या कहा जाएगा? क्योंकि टाइम बहुत ही कम है तो वेलोसिटी को लगभग लगभग कांस्टेंट माना जा सकता है, तो हम कह देंगे v1 dt। तो इतना डिस्टेंस ये चल लिए होंगे। तो कोई अगर पूछे कि कितना वॉल्यूम, इस एरिया को कितना वॉल्यूम क्रॉस कर गया होगा, तो ये लगभग लगभग एक सिलेंडर जैसा है। तो ये वॉल्यूम हम लिखेंगे एरिया इंटू ये लेंथ, जो कि हो जाएगा A1 इंटू dx1 या A1 v1 dt। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम रेट फ्लो की। वॉल्यूम रेट फ्लो, वॉल्यूम रेट फ्लो का मतलब है किसी भी एरिया को एक सेकंड में, सॉरी किसी भी एरिया से एक सेकंड में कितना लिक्विड पास कर जाता है। तो dt टाइम में अगर ये मॉलिक्यूल्स यहां पहुंचे हैं, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स यहां पहुंचे तो इनके पीछे का सारा लिक्विड इसी एरिया को क्रॉस करके आया होगा। सिंपल सी बात है यार, जो वॉल्यूम अंदर एंटर किया होगा वो आएगा अपने पास A1 और dx1। लेकिन ये dt टाइम के अंदर आया, तो एक सेकंड में कितना वॉल्यूम, अगर dt टाइम में इतना वॉल्यूम एंटर कर जाता है तो एक सेकंड में इतना एंटर कर जाएगा। तो ये हम कहेंगे A1 v1। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, ये वॉल्यूम रेट फ्लो है फॉर एरिया A1।
इसी तरीके से आप कह सकते हैं मास रेट फ्लो। अब ये किस चिड़िया का नाम है? कुछ नहीं यार, कितना मास एंटर किया, जिसको आप dm/dt भी कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब ρ(a1)(v1). क्लियर? अब ऐसे ही अगर आप बात करेंगे यहां वाले मॉलिक्यूल्स की, तो ये बड़ा आसान है देखना या समझना कि ये मॉलिक्यूल्स टी टाइम पे अगर यहां थे, जब टी टाइम पे ये पीले वाले इधर थे, लाल वाले इधर है। अब ऐसा मत सोचना डेंसिटी अलग अलग है, सेम मॉलिक्यूल्स है भाई, सेम टाइप के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। टी टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स अभी इस एरिया पे होंगे, तो डी टी टाइम में ये मॉलिक्यूल आ गए बाहर। कहां आ गए? कुछ यहां आ गए। इतना वॉल्यूम जो है वो बाहर निकल चुका है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब ये जो इतना वॉल्यूम बाहर निकला है, ये dx2, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कितना वॉल्यूम रेट फ्लो है, वॉल्यूम रेट फ्लो फॉर A2, तो बड़े आसानी से आप कह सकते हो इट इज A2V2, जैसे यहां पे A1V1 था, यहां A2V2। अब एक चीज बताओ भाई, लिक्विड अगर इनकंप्रेसिबल है तो जितना लिक्विड, पूरा लिक्विड पानी से भरा हुआ था, पानी से यदि वो भरा हुआ है तो जितना लिक्विड अंदर एंटर किया होगा उतना ही बाहर निकला होगा। बोले सर ये तो समझ नहीं आई बात। मैंने कहा तुमने वो मूवी का सीन देखा है? वो कौन सी मूवी थी, भागम भागती नहीं जाने कौन सी थी, इसमें कार में एक जगह से लोग एंटर किए जा रहे हैं एक ही दरवाजे से, फिर वो एक बंदा दरवाजा खोलता है अंदर जाके और बैठता है, और उधर से दूसरा निकल लेता है बाहर। क्यों? क्योंकि कार की कैपेसिटी हो गई है फुल। अब अगर एक को अंदर घुसना है तो दूसरे को बाहर निकलना पड़ेगा, है ना? तो कुछ यही कहानी इस पाइप की है। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, वो कंप्रेस हो नहीं सकता, तो अगर कुछ लिक्विड को अंदर आना होगा तो उतने ही लिक्विड को बाहर निकलना होगा। भाई ये लिक्विड आके कुछ वॉल्यूम घेरेगा, तो ये वॉल्यूम घेरने के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर आना चाहता है तो वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम खाली भी तो करना पड़ेगा, उतना वॉल्यूम खाली भी तो होना चाहिए। x लीटर्स ऑफ लिक्विड अगर अंदर एंटर करना चाहता है तो x लीटर खाली स्पेस होना भी तो चाहिए। कैसे स्पेस खाली होगा? जब यहां से x लीटर बाहर निकल जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वॉल्यूम रेट फ्लो जो है वो होती है कांस्टेंट। वॉल्यूम रेट फ्लो फॉर A1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम रेट फ्लो फॉर A2। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, दैट इज A1V1 इज इक्वल्स टू A2। अब हालांकि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो या आइडियल केस के लिए वैलिड है, लेकिन नॉर्मली भी आप ये चीज देख सकते हो। यहां हम कह रहे हैं कि भैया एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट। एग्जैक्टली तो उतना चीज नहीं हो पाएगी, लेकिन लगभग लगभग ये चीज मेंटेन रहेगी। जैसे कैसे? क्योंकि हमारा नॉर्मली लिक्विड कंप्रेसिबल तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेस भी नहीं हो पाएगा। तुमने देखा होगा ना, सुबह सुबह जब तुम जैसे मान लो बाहर जो है कार वार धो रहे हो, या बाइक वाइक धो रहे हो, या अपनी साइकिल धो रहे हो, या बाहर घर के बाहर जो पेड़ पौधे लगे उनमें पानी दे रहे हो, है, और सामने से तुम्हारा दोस्त जा रहा है, तुम क्या करते हो? उस पाइप के आगे ऐसा उंगली लगा लेते हो और फिर उसके ऊपर पानी डालते हो, है ना? तुम देखते हो वो उंगली लगाने से वो पानी और दूर जाता है, वो दोस्त दूर भागता है, तुम और एरिया को और छोटा कर देते हो तो पानी और दूर जाता है। तुमने देखा होगा कि एरिया को कम करने से पानी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है, और तेजी से निकलता है तो और दूर जाता है। तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला ही केस हो रहा है वहां पे। आई बात समझ में? एरिया को कम करोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ लिक्विड अगर वहां से, भाई वो मशीन जो लगी हुई है, आपका जो पंप लगा हुआ है जो पानी को फेंक रहा है उस पाइप में, तो वो तो कांस्टेंट रेट से फेंक रहा होगा। अब आपने अगर उंगली निकाल दी, लगा दी आगे, तो आपने एरिया को कम कर दिया। एरिया कम करने से क्या हुआ कि भाई अब वॉल्यूम तो उतना ही बाहर निकलना पड़ेगा उसे जितने टाइम में उस पाइप के अंदर फेंका जा रहा है ना? तो क्या होगा कि जैसे वो उधर से पानी वो पंप फेंक रहा है, तुमने एरिया कम कर दिया, तो अब वो और जल्दी अपनी वेलोसिटी बढ़ाकर कंपनसेट करना चाहेगा सेम उतने ही वॉल्यूम को निकालने के लिए। तो यहां ये कहानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की है। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऐसा नहीं कि बस दो ही केसेस में वैलिड है, भाई तुम ऐसा भी कह दो, जैसे मान लो पाइप के 3-4 मुंह है, ऐसा ऐसा, बस आपका स्ट्रीमलाइन टाइप का फ्लो होना चाहिए। तुम बोलोगे सर वो स्ट्रीमलाइन कहां होता है, लेकिन मैंने कहा नहीं होता, तो मैं क्या कह रहा हूं कि उसमें एग्जैक्टली वो चीजें वैलिड रहेंगी, है ना? इतना कुछ वेरिएशन तो आएगा, क्योंकि लिक्विड कंप्रेसिबल भी है वहां पे। तो मान लो कुछ ऐसा है,
तो यहां से लिक्विड जो है एंटर कर रहा है कुछ v1 स्पीड से, यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है v2 स्पीड से, यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है v3 स्पीड से। तुम तो ये याद रखो बस इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग, बात खत्म। मुझे वैसे लगता नहीं कि मुझे लिखने की जरूरत भी है, लेकिन फिर भी भाई लिखेंगे तो सही है ना। कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितना अंदर एंटर किया, वॉल्यूम रेट फ्लो इनकमिंग इज a1 v1, a2 v2, a3 v3, और आउटगोइंग कितना है अपने पास, a4 v4, a5 v5। और यहां से जो है आप सीधे कह सकते हो क्या कि इनकमिंग वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आउटगोइंग। सिंपल सी कहानी है, ये ध्यान रखना। ये बायस अब भैया अब जो स्टार्ट होने जा रहा है ना, वो आज के सेशन की आत्मा है। इसको समझ गए तो तुम सब समझ जाओगे, इसको नहीं समझे तो फिर तुम कुछ नहीं समझे। तो इसलिए ध्यान से सुन जाना कि बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल सब कुछ वही है ना। तो इसको ध्यान से सुनते हैं यार, पता नहीं क्या हो रहा है नाक में भाई, ठीक है। तो मतलब ऐसा लग रहा है छींक आ रही है लेकिन आ भी नहीं रही है, तो यार वो अंदर एक मतलब कुड़कुड़ हो रही है मेरे कि भाई आ जा छींक। होता है ना कई बार कि आपको छींक आ रही होती है और एकदम से वो आपको लगता है आएगी और आप छींकने के लिए तैयार हो, लेकिन वो आ नहीं रही है, अब एकदम से रुक गई, दिमाग की हो जाती है दही। तो वही अभी कुछ मेरे साथ हो गया। चलिए, तो बर्नौलीज इक्वेशन को समझते हैं। सबसे पहली बात कब लगानी है अपने को। यार एक मैं इस चीज से परेशान हूं, तुम बोलोगे सर आप परेशान ही लगते हो, आत्मा ही परेशान हो सर आप, है ना। हाँ जी, तो बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसकी कहानी में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अप्लाई दिस प्रिंसिपल और इक्वेशन फॉर सेम लिक्विड। मैं ऐसे कह देता हूं, ओनली अप्लाई दिस इन सेम लिक्विड। अब इसका क्या मतलब है सेम लिक्विड, आगे समझा दूंगा। दूसरी वो कहानी तो है ही आपकी कि भाई नो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल, वो फालतू के चोंचले तो है। मेन मुद्दे पर आते हैं हम, तो मेन मुद्दे पर इसका डेरिवेशन। अब आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो समझ जाओ डेरिवेशन। हवाबाजी नहीं करेंगे, एकदम लॉजिकल रीजंस देंगे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है ना। ऐसा नहीं कुछ भी मैं बोलने लग जाऊंगा, बकवास करने लग जाऊंगा। ध्यान से सुनना भी बात। सबसे पहली चीज, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्ट्रीमलाइन वाला केस। कैसे देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना पूरी बात को। मैंने कहा यहां पर ये अपना था वो पाइप का एक हिस्सा और ये है पाइप का वो दूसरा हिस्सा, ठीक है साहब। तुमने बोला हाँ हाँ आगे बोलो। मैंने कहा इसका जो ये सेंटर वाला पॉइंट है ना, थोड़ा सा जल्दी बोलता हूँ यार, तुम बोलोगे क्या मतलब कछुए जैसी स्पीड में आ जाता है। तो इसका जो ये हाइट है वो है अपने पास कितना, h1, और ऐसे ही यहां से अगर मैं देखता हूं इसके सेंटर का ये जो हाइट है किसी रेफरेंस से, वो मैंने कह दिया कितना, h2। ये एरिया a1, ये एरिया a2। मैं बोला हाँ हाँ ठीक है, इसमें तो मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं, आप जो बोले वो सही। अब मैं जो यहां कहने जा रहा हूं वो सुनना। मैं ये कहने जा रहा हूं कि भाई मान लिया जाए कि यहां का, मान लिया जाए कि यहां का प्रेशर है P1, मतलब उस प्रेशर की वजह से इस लिक्विड को इधर फोर्स लग रहा होगा। तो मैं कितने लिक्विड को स्टडी कर रहा हूं, थोड़ा सा समझ के चलना। इस पाइप के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको मैं अभी स्टडी कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कौन से लिक्विड को स्टडी कर रहा हूं, जो पाइप के अंदर भरा हुआ है, क्लियर। तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कुछ कितना, P1A1, नो डाउट तुमको ये समझ में आता होगा। यहां का प्रेशर अगर P2 है तो इस एरिया पे देखूंगा तो प्रेशर का काम होता है धक्का देना, तो वो फोर्स लगा रहा होगा इधर, P2A2 इधर से फोर्स लग रहा होगा, P1A1 P2A2। अब ये जो फोर्स है वो कैसा वर्क करेगा, तुम बोलोगे अरे सर फोर्स इधर लग रहा है, धक्का भी इधर दे रहा, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लिक्विड इधर ही मूव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क करेगा।
और सर ये धक्का इधर लगा रहा है, डिस्प्लेस लिक्विड इधर हो रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क करेगा, नो डाउट। मैंने कहा सही बात है, तो इसका वर्क आएगा पॉजिटिव, उसका वर्क आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मैं कौन सी कहानी की बात कर रहा हूं, वही लिक्विड्स जो मैंने देखे किसी टाइम टी पर, तो वो कुछ यहां अंदर एंटर कर जाते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाना चाहूंगा जिससे कि आपको साफ साफ ये दिख पाए। टी प्लस डी टी पे वो इतना इधर अंदर एंटर कर जाते हैं। ये वाला जो वॉल्यूम है इसको मैं कह देता हूं 1। ध्यान से सुनना, ये वाला जो वॉल्यूम है इसको मैंने कह दिया क्या 1। इतना लिक्विड इधर अंदर एंटर कर गया है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि उतना ही लिक्विड बाहर निकल चुका होगा। इसको मैं कह रहा हूं 3, है ना। और ये जो बचा हुआ वॉल्यूम है 1 के अलावा पाइप के अंदर जो वॉल्यूम है उसको मैंने कह दिया 2। तो अगर आप देखेंगे इनिशियली जब मैं बात कर रहा हूं तो लिक्विड टी टाइम पे कहां भरा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, मतलब 1 और 2 में भरा हुआ है पानी, जिस पानी की मैं स्टडी कर रहा हूं। और वही पानी dt टाइम बाद, कितने टाइम बाद, dt टाइम बाद, वही पानी जो यहां भरा था वो आगे सरक गया, तो अभी वो 2 और 3 में भरा हुआ है। तो इनिशियली जिस पानी की मैं बात कर रहा हूं 1 और 2 में भरा है, और dt टाइम बाद 2 और 3 में भरा है। तुम बोलोगे हाँ। अब मैं यहां लगा रहा हूं क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। सर क्या बोल रहे हो, मैं कहा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनो भाई। जो वर्क हो रहा होगा, तो सर कौन कौन वर्क कर रहा होगा, मैंने कहा यार एक तो ये प्रेशर वर्क कर रहे होंगे, वर्क डन बाय दिस प्रेशर, दिस वन बोथ। ग्रेविटी वर्क कर रही होगी, बोले हाँ हाँ बिल्कुल ग्रेविटी वर्क कर रही होगी। पाइप से जो नॉर्मल लग रहा होगा उसका वर्क 0 रहेगा, फ्रिक्शन है नहीं तो कुछ बचा नहीं, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कुल मिला के मुझे 3 चीजें निकालनी है, तीनों चीजें अगर निकल जाए तो काम हो जाए। ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस बारे में। आपको पता होगा कि भाई प्रेशर का वर्क तो चलो ठीक है जैसे तैसे निकलेगा, लेकिन ग्रेविटी का वर्क होता है माइनस का डेल्टा यू, और इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। तो अब एक एक करके मैं डेल्टा यू निकालूंगा, डेल्टा के निकालूंगा और वर्क डन बाय प्रेशर निकालूंगा। तो यहां से स्टार्ट हो जाओ और सुनने लग जाओ अब जो मैं कह रहा हूं। ये है मेरी पहली इक्वेशन, और अब हम जा रहे हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है भाई, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू मैं बोलूंगा यू फाइनल माइनस यू इन। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी, लिक्विड की। कौन सा, जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं। तो फाइनली लिक्विड कहां कहां भरा है, तुम बोलोगे सर 2 में और 3 में। तो मैंने कहा लो भाई फाइनली लिक्विड 3 वाले हिस्से में भरा है और 2 वाले हिस्से में भरा है। और इनिशियली, बोले इनिशियली सर वो भरा है 1 में और 2 में। मैंने कहा ये लो 1 + 2 क्लियर, बोले हाँ ठीक है क्लियर। 2 से 2 कट जाएगा, बोले हाँ सर कट जाएगा, आप तो आगे बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू u3 माइनस u1। अब पोटेंशियल एनर्जी में जब चेंज लिखा तो 2 से 2 कट जाएगा भाई। लिक्विड जब इस पोर्शन में होगा तो इतने लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी तो जो है वो रहेगी रहेगी, आई बात समझ में। तो u3, तो आप यहां पर जानते हो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम सेंटर ऑफ मास यूज करते हैं, तो इसका मास g और h2। तो u3 को मैं लिखूंगा ये मास कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो अपना आएगा dx2, तो mgh2। ऐसे ही 1 का मास तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम dh1। तो ये डेल्टा यू की जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी, रो a2 dx2 dh2 माइनस रो a1 dx1 g1। ये जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा यू की। अब बारी है डेल्टा के निकालने की। तो क्या डेल्टा के भी हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे हम। भाई पहले लिक्विड भरा हुआ था 1 और 2 में, बाद में वही लिक्विड भरा हुआ है आपके पास 2 और 3 में। और आप जानते हो कि ये अपना स्ट्रीमलाइन फ्लो में
यहां किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो पार्टिकल बदलते रहेंगे, अलग अलग पार्टिकल आते रहेंगे, लेकिन उनकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। इतने हिस्से की काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, इतने हिस्से की काइनेटिक एनर्जी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो यहां पर भी आप ऐसा कह सकते हैं। यहां हमने क्या कहा, यहां हमने कहा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जब आप बात करेंगे या डेल्टा के की आप बात करेंगे तो डेल्टा के आप कहेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल तो लिक्विड कहां भरा हुआ है, 2 में और 3 में। इनिशियली वो कहां भरा हुआ है, 1 में और 2 में। तो वापस से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जो है अपने पास क्या दिखेगा अपने को, K3 माइनस K1। तो हम बोलेंगे K3 माइनस K1, तो यहां से ये आ जाएगा K3 माइनस K1। अब K3, तो यार ये छोटा सा तो एरिया है, क्योंकि dt टाइम में कोई बहुत ज्यादा बाहर थोड़ी ना निकला होगा, तो इस पूरे की वेलोसिटी कितनी होगी, v2। मैं बोलूंगा हाफ मास जो कि है रो a2 और dx2, और वेलोसिटी v2 का स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और K1 तो हाफ मास और v1 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा के। और ऐसे ही जब मैं यहां पे बात करूंगा किसकी, वर्क डन की, तो वर्क डन कितना आ जाएगा भाई, वर्क डन बाय प्रेशर। तो ये जो फोर्स आया वो आ जाएगा P1, ऑब्वियसली थोड़ा सा वर्क डन होगा dt टाइम में, तो P1 A1 dx1 और P2 A2 dx2। ये प्लस क्योंकि फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, ये माइनस क्योंकि फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर। तो ये आपके पास जो है आपकी आ जाएगी एक और इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब करना कुछ नहीं है, इसकी इसकी और ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू कहां पटक देनी, इधर पटक देनी। आओ बस, पटकने का काम है वो तो हम कर ही देंगे। तो हम कह रहे हैं वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने लगाई, लेकिन ध्यान रखना कुछ कंसेप्ट में स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तभी लगाई हमने। तो वर्क डन बाय प्रेशर कितना आ रहा है अपने पास, वर्क डन बाय प्रेशर आ जा रहा है अपना P1 A1 और dx1 माइनस P2 A2 और dx2। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, रो A1 dx1 g रो A2 dx2 g h2 माइनस रो A1 dx1 g h1। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी लिख रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो A1 A2 dx2 P2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो A1 dx1 P1 का स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन से हम क्या करने जा रहे हैं, पूरी इक्वेशन से dt से मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, पूरी इक्वेशन को dt। तो आपका A1 V1 A2 V2 A2 V2 A1 V1 A2 V2 A1 V1, ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या आ जाएगा, कट जाएगा, कटा 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 कॉमन आके सब कट जाएगा। और अब क्या बचेगा, अब बचा अपने पास P1 माइनस P2। तो ऐसा करते हैं P1 को इधर लिख लिया और वहां से जो भी 1 वाली टर्म है वो उसको इधर लिया है, तो आ जाएगा प्लस का रो जी H1, और उधर से भी 1 वाली टर्म जो है वो आ जाएगा हाफ रो 1 V1 स्क्वायर, और इधर से 2 वाली टर्म को उधर ले गए तो ये P2 जो है वो प्लस का हो गया, ये आपका प्लस का था ही रो जी H2, ये इक्वलिटी के साइड है, और वो भी आपका प्लस का है ही हाफ रो P2 स्क्वायर। ये आपकी बर्नौली थ्योरम प्रिंसिपल इक्वेशन जो भी आप कहना चाहें वो है कि प्रेशर रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर,
ये जो चीज रहेगी वो आपकी रहेगी कैसी, कांस्टेंट। ये जो है आपको क्या बता के जा रही है, बर्नौली की बता के जा रही है। सिंपल सी कहानी। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई हो। अब आप जानते हो इतना कि भाई ये सब बातें ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में भी सिचुएशंस कुछ इसी से मेल खाएंगी, चाहे एग्जैक्टली ऐसी चीज ना हो रही हो, लेकिन मेल तो इसी से खाएंगी, है कि नहीं। तो अब इसका एक स्पेशल केस हम देख लेते हैं। इसका हमने क्या किया, एक स्पेशल केस हमने देखा। इसका स्पेशल केस में क्या कह रहा हूं, अगर जिन 2 पॉइंट्स पे आप बर्नौली लगा रहे हो, सबसे पहली बात, हाँ एक तो इंपॉर्टेंट बात बताना ही भूल गया कि भाई यहां हम क्या बोल रहे हैं, यहां हम कह रहे हैं कि बर्नौली हमेशा लगे सेम लिक्विड में, सेम लिक्विड में लगे। तो ध्यान रखना बर्नौली हमेशा सेम लिक्विड में लगानी है ना। 2 पॉइंट्स होंगे तो मतलब वो जो दोनों पॉइंट्स आप ले रहे हो वो एक ही लिक्विड में लें आप, उसमें चेंज ना हो रहा हो लिक्विड में, ये ध्यान रखा जाए, तब जाके आप बर्नौली लगाएं। बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो मैं यहां से ये कहना चाहता हूं कि अगर वो दोनों पॉइंट जिन पे आप बात कर रहे हो वो सेम हाइट पे हैं, तो आप कहोगे P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो यहां की वेलोसिटी का स्क्वायर। काटो काटो, क्या रिलेशन दिखेगा, यहां से दिखेगा कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज नाउ कांस्टेंट, जो कि आपको ये बताता है कि मोर इज द वेलोसिटी और स्पीड, लेस इज द प्रेशर। आई बात समझ में। अब हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे इस बर्नौली के ऊपर जो कि हमको किताबों में मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो एग्जांपल्स हमको किताबों में मिलते हैं उनकी हम यहां पर बात करेंगे। पहला एग्जांपल, भाई बर्नौली की अगर आप बात करोगे तो प्लेन का जो उठना होता है, या प्लेन छोड़ो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक एग्जांपल यहीं देख लेते हैं। एक पेज में लेता हूं यहां पे, ठीक है, और उस पेज की बात कर लेंगे। फिर ध्यान से सुनना अभी जो मैं कह रहा हूं। पहले एक मैं पेज फाड़ लूं यहां से। एक और ले लेता हूं, हाँ तो ये होना चाहिए बस, ये पहले ही इतना उठा हुआ है यार, क्यों ही फाड़ा मैंने। रुको 1 मिनट बस। तो मैं यहां से अभी एक पेज फाड़ रहा हूँ, ठीक है। कैसा तो फटा है यार, पता है वो माउस के ऊपर मैंने बुक रख के पेज फाड़ दिया, पता लगे वो क्लिक होके रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अभी किस्मत भी ऐसी है अपनी, है ना। तो तुमने ये काफी बार देखा होगा भाई। जैसे अभी मैं इस पन्ने की बात करता हूँ, इस मतलब इस पेज की, इस पेपर स्ट्रिप की मैं बात करता हूँ, तो इस पेपर स्ट्रिप को अगर मैं कहूँ कि यार मैं फूक इसको ऊपर उठाना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर से फूक मारूंगा और ये ऊपर उठ जाएगा। तो जिन लोगों ने देख रखा होगा उनको तो समझ में आएगी, हाँ हाँ ठीक है। जिन्होंने जो पहली बार देख रहे होंगे उनको थोड़ा अजीब लगेगा। तो पहली बार अगर कोई देख रहा है तो सुने ये बात कि हम कह रहे हैं बर्नौली। तो बर्नौली आपको ये कह रही है कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां का प्रेशर लेस होगा, और कोई भी चीज हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उसको धक्का लगता है। जैसे अगर ये अभी ये पेपर है तो इसके इधर और इधर दोनों जगह एयर की स्पीड लगभग लगभग सेम है, ना के बराबर है, 0 है। जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर यहां होगा। लेकिन बर्नौली के प्रिंसिपल से मैं वेलोसिटी को बढ़ाकर प्रेशर को कम कर सकता हूं। तो मैं ऊपर अगर फूक मारूंगा तो इधर मैं लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर दूंगा ऊपर वाली जगह पर। तो यहां लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, इधर हाई प्रेशर रीजन है,
तो ये अपने आप ऐसा ऊपर उठ जाएगा। तो देखते हैं कैसे ये चीज होगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर फूंक मार रहा हूं, तुम देख लो। तो मैंने मारी फूंक, है ना। क्यों टिका रहा है ये ऐसा, क्यों टिका रहा? क्योंकि अगर मैं यहां पे वेलोसिटी को, और तुमने ध्यान दिया होगा अभी ये लहरा रहा है, लहरा क्यों रहा है? क्योंकि मैं बहुत तेज वेलोसिटी मार रहा हूं तो प्रेशर भी बहुत जल्दी से वेरी कर रहा होगा। तो जल्दी से वेरी कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि कभी प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जा रहा होगा तो नीचे वाला प्रेशर ज्यादा, तो इसको ऊपर उठा देता है। तो अगर ये ज्यादा ऊपर उठ जाएगा तो फिर मेरे फूंक इससे डायरेक्ट भी टकराएगी। बात को समझना कि मैंने पहले फूंक मारी तो ये ऊपर उठा, अब अगर ये और ऊपर उठना चाहेगा, ऐसा होगा तो मेरी फूंक इससे सीधे जाके टकराएगी जो इसको वापस सीधा भी करना चाहिए। दोनों चीजें हैं। तो ऐसा ना सोचे सर देखो मैं नीचे फूंक मारा तो भी तो ऊपर उठता है, तो भी ऊपर उठा क्योंकि आपकी फूंक डायरेक्ट ही जाके टकरा रही थी। लेकिन जब आप यहां से फूंक मार रहे हो तो आपका लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो आप और ज्यादा फूंक मारोगे तो प्रेशर और ज्यादा लो क्रिएट होगा। तो इसका जो mg है, तो ध्यान से सुनना, ये पेपर स्ट्रिप के साथ क्या हो रहा होगा, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा है और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम है। तो नीचे वाला फोर्स जो है, इधर ज्यादा प्रेशर है तो ये ज्यादा फोर्स क्रिएट करेगा, और mg लग रहा है नीचे, तो इस mg को ये प्रेशर डिफरेंस बैलेंस कर देगा। लेकिन तुम अगर इधर प्रेशर को और लो कर दोगे तो ये स्ट्रिप और ऊपर उठेगी, फिर मेरा फूंक से टकराएगा तो ये वापस नीचे बैठेगी, तो ये नीचे भी बैठेगी ऊपर भी उठेगी, इसलिए ये ऐसा फ्लक्चुएट करेगी। तो तेज फूंक मारूंगा तो ये हो रहा है, क्यों? वो ऊपर नीचे जा रही है। बोले सर मजा आने लग गया क्या? अब सुनो, अब यहीं अगर मैं थोड़ी फ्लो अपने वेलोसिटी को थोड़ा सा मेंटेन कर लेता हूं, है ना। अब मुझे थोड़ी ना पता लग रहा है एमजी कब बैलेंस हो रहा है, तो जैसा मुझे दिख रहा है उससे मैं सीख जा रहा हूं क्या, कि मैंने थोड़ा मेंटेन कर लिया। एक वेलोसिटी मैंने मेंटेन की, तो मैंने बस प्रेशर डिफरेंस उतना ही रखा कि वो एमजी को बैलेंस करे, मैं उससे ना कम होने दे रहा ना ज्यादा होने दे रहा। आई बात समझ में? तो एक कहानी तो ये हो गई। दूसरी चाहे तुम कुछ और भी देख सकते हो, जैसे मान लो अभी ये दो पेपर स्ट्रिप्स हैं, है ना, इनके बीच में ये गैप है अभी, तो मैं बीच में से हवा मारूंगा ये चिपक जाएंगी, मतलब पास आ जाएंगी। ये कैसे आ जाएंगी इसमें यार, जैसे ही मैं हवा मारूंगा तो पास आ जाएंगी। दिख रहा है तुम्हें? अब वो थोड़ा सा पास आ रही है, दिख रहा है? बीच में मैं हवा मार रहा हूं, बीच में देखो, तेज मार रहा हूं तो बहुत, ये दूर है अभी, क्यों? लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो साइड वाला प्रेशर जो है उधर से क्या लगा रहा है, धक्का लगा रहा है। तो ये कहानी आपके एक एग्जांपल की पेपर स्ट्रिप की, है ना। तो पेपर स्ट्रिप जो है, अगर आप मान लो पेपर स्ट्रिप को क्या कर रहे हो, आप ऊपर से एयर का फ्लो बढ़ा दे रहे हो, तो वेलोसिटी बढ़ा दे रहे हो, तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और नीचे वाला प्रेशर जो है वो तो आपका एटीएम है, तो ये आपका प्रेशर कम है और ये ज्यादा है, तो ये ऐसा ऊपर की तरफ उठ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कि आजकल तो लोग शर्ट बाहर ही रखते हैं, या टी शर्ट, मतलब शर्ट की जगह वो टी शर्ट पहनते। पहले अगर तुमने देखा हो शर्ट, अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म में पहन के स्कूल यूनिफॉर्म में हो, आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आप बाइक चलाते हो तो क्या होता है, आपके पीछे देखा होगा आपने लोगों की, आजकल तो वैसे भी स्किन फिट है ना, पहनने लग गए लोग, वो पहले ढीली ढीली जो शर्ट पहनते थे, पीछे हवा भर जाती थी एकदम। तो ऐसा है नहीं कि वो हवा ऐसे अंदर से घुस के जा रही है, वो बटन के जो वो छेद है वहां से निकल के जा रही है, वो जो गैप है, भाई वो हवा जब ऐसे जा रही है तो इधर लो प्रेशर क्रिएट होगा और उस शर्ट के अंदर हाई प्रेशर है, अपने आप लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो बाहर की तरफ फूलेगी, क्योंकि बाहर लो प्रेशर अंदर हाई, तो उसको बाहर धक्का देगा। ऐसी जब आप कई बार कैप लगा के जब जा रहे होते हो मस्त बाइक चलाते हुए, तो क्या होता है कि हवा ऐसे कैप के ऊपर से जाती है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, कैप उड़ जाती है ना। देखा होगा ना, ये तो कई बार देखा होगा आपने, आपने आगे वाला जो है उसकी कैप उड़ गई, है ना, इसकी टोपी उसके सर, या आपकी कैप उड़ गई, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जैसे गांव में अक्सर, अभी तो भाई हम तो जो जैसे गांव में भी पक्के घर होते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन गांव में आपको कच्चे घर भी मिल जाएंगे। कच्चे घर जो होंगे, कच्चे घर मतलब जिनमें जो छत होती है वो छपरेल टाइप का, छप्पर पड़ा हो, छप्पर मतलब वो लकड़ी वकड़ी का जो घास फूस टाइप का जो लगाते हैं, छप्पर बोलते हैं ना गाँव में। अब मुझे नहीं पता आपके वहां पे क्या बोलते हैं। तो वो जो छप्पर है ना, जैसे झोपड़ी में जो ऐसा छप्पर रहता है ना, जो ऊपर लकड़ियों का सा बना के, तो मान लो ये आपके जो है गांव में या कोई भी घर है जिसका ये जो है वो ये छप्पर हो गया,
क्या घटिया छप्पर बात समझ, मैं तो फ्लैट ही बनाता हूँ, बाकी तुम समझ जाओ। अब ये इसके ऊपर कुछ ये ऐसा छप्पर है। अब क्या होगा कि इधर एक खिड़की है, इधर दरवाजा है, तो बोला जाता है भाई आंधी तूफान आ जाए तो खिड़की दरवाजे खोल दो। क्यों? क्योंकि अगर खिड़की दरवाजे आपने बंद रखे, और जैसे बाहर अपने इंडिया में तो इतने तूफान नहीं आते, बाहर अगर आप देखोगे अमेरिका में तो वहां पे बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, तो बोलते हैं खिड़की दरवाजे खोल दो भाई। क्यों? उससे क्या होगा? क्योंकि अगर आप खिड़की दरवाजे खोलोगे, मान लो आपने बंद कर दिए, बंद कर दिए तो क्या होगा, यहां पे एयर एकदम खतरनाक तेज तरीके से बह रही है, और अंदर जो है वो कमरे के अंदर एयर एकदम शांत है, तो अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मेंटेन हो रखा है, लेकिन बाहर हवा बहुत तेज होने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो चुका है, तो बिल्कुल चांसेस है कि ये उखड़ जाए। तो जितनी तेज हवा होगी ये उखड़ जाएगा। आई बात समझ में? प्लेन्स की बात आप करोगे तो प्लेन की एरोडायनेमिक डिजाइन जो होती है विंग्स की, वो कुछ इस तरह की होती है कि जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये इसके विंग्स है, तो मैं इधर से व्यू नहीं दिखा रहा हूं, मैं कैसे दिखा रहा हूं, ऐसा व्यू दिखा रहा हूं। प्लेन का विंग ऐसा है, ठीक है, तो वो शेप जो है विंग की वो कुछ मान लो इस टाइप की आपकी रहेगी। समझ रहे हो? ये विंग ऐसा है, मतलब ये अगर ये प्लेन है ना, ये तो ये विंग का ऐसा साइड व्यू दिखा रहा हूं। तो होता क्या है कि ऐसा डिजाइन होने की वजह से, अब एग्जैक्टली ऐसा होता है कि नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन डिजाइन कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि जब प्लेन आगे बढ़े तो एयर का पार्टिकल ऊपर से भी जाएगा, नीचे से भी जाएगा, हवा को चीरते हुए जाएगा। वो इस तरीके से डिजाइन रखा जाता है कि ऊपर वाले पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो ज्यादा हो, और नीचे वाले पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो कम हो। इससे क्या होगा, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर यहां का क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, यहां का प्रेशर आपका होगा हाई, और यहां का प्रेशर होगा आपका लो। और लो प्रेशर होने की वजह से, नीचे हाई होने की वजह से, अगेन जैसे वो स्ट्रिप उड़ गई थी तो ये पूरा प्लेन ही उड़ जाएगा। तो इसलिए तो इतने बड़े बड़े विंग्स होते हैं इतने बड़े बड़े विंग्स होते हैं, वो उड़ जाएगा। और इसीलिए उसको पहले थोड़ा सा चलना पड़ता है, क्योंकि वो चलेगा तो क्या होगा, चलने की वजह से एयर की वेलोसिटी और तेज, रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी वो और तेज होगी, प्रेशर डिफरेंस और ज्यादा क्रिएट होगा, और वो और ऊपर उठेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि फुटबॉल में जो फुटबॉलर किक मारते हैं तो क्या होती है, वो कई बार फुटबॉल जो है वो ऐसा बेंड हो जाती है। तो मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको, टॉप व्यू आपको मैं दिखा रहा हूं, ऊपर से देख रहे हैं, ये मैदान है फुटबॉल का और ऊपर से हम देख रहे हैं, ड्रोन शॉट ऊपर से है ना। टॉप व्यू में क्या हो रहा है कि बंदे ने अगर मान लो किक ऐसे मार दी सीधे, तो फुटबॉल के सेंटर से पास होता हुआ उसका इंपल्स अगर ऐसा जाता है तो क्या होगा, फुटबॉल सीधे जाएगी बिना किसी रोटेशन के वो सीधे जाएगी। तो अगर फुटबॉल को ऐसा सीधा यूं किक कर दोगे आप, तो वो सीधी जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, जैसे फुटबॉल है और आपने कैसा किक किया, सीधे ही किक किया, लेकिन ये फुटबॉल है और आपने थोड़ा सा ऐसा बेंड करते हुए किक किया यूं, मतलब आप अपनी टांग लाए और आपने इसको इंपल्स जो दिया वो कैसा दिया, कुछ ऐसा। तो ये जो इंपल्स है, आप समझ रहे हो, आपने टांग ऐसे घुमाई आपने टांग कुछ ऐसे। अब ऐसे घुमाने की वजह से क्या हुआ, इंपल्स कुछ ऐसा गया, जो पहली बात सेंटर से पास नहीं हुआ। सेंटर से पास नहीं होने की वजह से यहां क्या होगा कि इस इंपल्स की वजह से एक तो वेलोसिटी मिलेगी इसको, नो डाउट, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंपल्स है उस डायरेक्शन में, और एक ओमेगा मिलेगा कुछ इस तरीके से, ओमेगा मिलेगा कुछ ऐसा। अब ओमेगा अगर कुछ ऐसा मिल रहा है तो आप इस बात को समझें, जब ये ऐसा आगे बढ़ रही होगी तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर को कुछ ऐसे काटती हुई ये बॉल जा रही होगी, तो ये वाला रोटेशन, ऐसा रोटेशन जो है, तो ये बॉल जो है एयर के पार्टिकल को सपोर्ट कर रही होगी इधर, क्योंकि ये भी ऐसा ही घूम रहा है, एयर के पार्टिकल कहेगी तो और जा, तो यहां वाले एयर के पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और ये रोटेशन जो है इस एयर के पार्टिकल को अपोज करेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि बॉल ऐसे घूम रही है तो उन वाले एयर के पार्टिकल्स को रोकेगा फ्रिक्शन की वजह से, और बॉल ऐसे घूम रही है तो इनको सपोर्ट करेगा, तो यहां वेलोसिटी कम होगी, तो यहां आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहां आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा।
तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो यहां से धक्का ज्यादा लगेगा और ये बॉल जो है वो ऐसे बेंड हो जाएगी, हाई से लो की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ऐसा बेंड होते हुए वो जाती है। ऐसे ही क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में बॉल स्विंग कराते हैं, क्रिकेट में भी बॉल स्विंग वाली कहानी है ना। पुरानी बॉल हो नई बॉल हो, पुरानी बॉल के बात कर लेते हैं, नई बॉल में भी कंसेप्ट होता है ना। तो उनके पीछे भी यही चीजें लगती हैं। चलो मैं एक बता देता हूँ, या फिर अपने पास टाइम कम है ना, नहीं तो फिर पता लगे हम इसी में उलझे रह जाएंगे। तो क्या कह रहा था मैं, जैसे मान लो पुरानी बॉल होगी, तो पुरानी बॉल के केस में क्या होगा, आप जानते होंगे कि भाई ऐसा पुरानी बॉल, आपने देखा होगा कई बॉलर जो है पुरानी बॉल से तो अच्छा स्विंग करा लेते हैं, नई बॉल से नहीं करा पाते, है ना। और नई बॉल से स्विंग कराना हर किसी के बस की बात नहीं है, पुरानी बॉल से तो हर कोई स्विंग करा लेगा, लेकिन पुरानी बॉल से स्विंग कराना भी इतना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्विंग कैसे कराते हैं वो, तुमने ध्यान दिया होगा कि क्रिकेटर्स हमेशा जब बॉल पुरानी होती जाती है तो एक तरफ से है ना वो उस बॉल को चमकाते रहते हैं, कभी है ना मतलब अपना थूक लगा के उसको रगड़ेंगे, कभी जो है उससे जो भी टाल वाल उनके पास है, टावल वावल है, रुमाल है, उससे उसको रगड़ेंगे, लेकिन उसको जो है शाइनी बना के रखेंगे एक सरफेस को। तो ये बॉल की सीम पोजीशन है, मान लो इस वाले को उन्होंने थोड़ा सा शाइनी बनाया हुआ है, और ये वाले पार्ट को वो टाइम के साथ रफ होने देते हैं, तो रफ होने देते हैं, इसको चमका के रखते हैं। अब क्या होगा इससे, है ना, कई बार ऐसे बॉल टेम्परिंग, तो कुछ यही कहानी होती है, थोड़ा सा उसने उसको बॉल को थोड़ा सा वो बोले, वो था ना एक बार क्या सचिन ने खुरेच दी थी किस पे, कभी वो मेरे को नहीं पता, ध्यान आ रहा है सचिन था, कौन था, किस पे उठा था, वो नाखून लगा दिया था, तो उससे क्या होगा, उससे काफी फर्क पड़ जाएगा, है ना, उससे बॉल स्विंग हो सकती है। क्या करते हैं, अगर एक पार्ट को रफ बनाना तो उधर खुरेच दो, है ना, अपने जो डायन वाली प्रॉपर्टी है वो दिखा दो, लंबे लंबे नाखून निकाल के एक पंजा मार दो यहाँ पर, ठीक है, कई लोग करते हैं ऐसा, पकड़े अगर पकड़ में आ जाते हैं वो एक अलग बात है। तो यहां क्या होगा, सीम पोजीशन, सबसे पहली बात उस बॉलर को सीम पोजीशन मेंटेन करनी होगी, मतलब जब वो एक्शन ले रहा है और जब वो बॉल छोड़ रहा है, तो बॉल छोड़ते वक्त उसको बॉल को ऐसे पकड़ना है, ऐसे तिरछा नहीं पकड़ना, कटर नहीं, ऐसा पकड़ना है, और वो जब बॉल पकड़ेगा भाई रन अप लेता हुआ आएगा, उछलेगा, और उछल के वो बॉल जब फेंकेगा तो छोड़ते वक्त वो सीधा ऐसा छोड़े, तो सीम पोजीशन जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो बॉल की अगर सीम पोजीशन मेंटेन रही तो ध्यान रखो बॉल उसके हाथ से छूट के ऐसा टिप खा के ऐसे जाएगी। अब ध्यान से सुनना कि बॉल मान लो अभी ऐसा जा रही है, अब ऐसा जा रही है, अगेन एयर को वो ऐसा काटते हुए जा रही है, एयर को अगर वो काटते हुए जा रही है तो जो स्मूथ सरफेस होगी वहां पे एयर के पार्टिकल्स को इतना फ्रिक्शन महसूस नहीं होगा, तो वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर लो, और यहां आपकी वेलोसिटी क्या कम, तो प्रेशर जो होगा वो होगा हाई। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो किधर बेंड हो जाएगी, ये इस तरफ स्विंग हो जाएगी, ये जो है वो इस तरफ स्विंग हो जाएगी, मतलब मैं बॉलर हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ और तुम बैट्समैन हो, मैं रनअप लेता हुआ आया और मैंने एक्शन लिया और मैंने ये बॉल करी, तो मान लो ये वाली साइड स्मूथ है और ये वाली साइड रफ है, तो स्मूथ साइड पे वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर लो, और इधर प्रेशर हाई, तो बॉल ऐसे सीधे आएगी और स्विंग हो जाएगी ऐसा अंदर की तरफ, तुम खेल रहे होंगे और एकदम से बॉल आगे घुसेगी और तुम बोल्ड, है ना। और यही अगर स्मूथ सरफेस इस साइड होगी तो क्या होगा, तो वो बॉल इधर लो प्रेशर क्रिएट होगा, आउट स्विंग हो जाएगी, है ना। आई बात समझ में? तो इस तरीके से यहां पे काम होगा। इसलिए तुमने ये भी देखा होगा कि जो पुरानी बॉल से स्विंग करते हैं जो बॉलर्स, है ना, तुमने देखा होगा वो बॉल को ऐसा छुपाते हुए लाते हैं, बॉल रखते हैं हाथ में, सीम पकड़ लिया। अब यार इतना तो नोटिस कर सकता ना बैट्समैन भी, वैसे थोड़ी मजे मारने के लिए खड़ा है, वो भी देख लेगा, अच्छा ये स्विंग करा रहा है तो देख लेता हूँ कहां पे ये स्मूथ सरफेस रखता है ना। तो वो भाई जब पीछे जा रहा होता है, जैसे तुम बैट्समैन हो तो पीछे जब जा रहा होगा तभी वो बॉल को क्या करेगा, सीम पकड़ के छुपा लेगा, मतलब यहां पे उसने किया, ये छुपा लिया, अब छुपा लिया, अब वो ऐसे रख के आ रहा है उसके हाथ ऐसे, अब वो भागता हुआ आ रहा है, तो क्या वो बॉल नहीं दिखा रहा, वो देखने नहीं दे रहा कि भाई कब, अब वो एकदम लास्ट मिनट में जब वो जंप मारेगा और तब बैट्समैन को तब देखना पड़ेगा, अगर उसकी नजरें तेज है कि हाँ, अब वो इतना देख पाएगा नहीं देख पाएगा, उसकी आंखों की काबिलियत वो, है ना। इस तरीके से जो है खेल में इस चीज का इस्तेमाल होता है। और आपने देखा होगा कई बार कहते हैं कि भैया स्टेशन पे अगर किसी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होता, कहते हैं कि मतलब ये फला फला एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, प्लेटफॉर्म से दूर हो जाए,
और कोशिश तो ये की जाती है कि उस प्लेटफॉर्म के पास से ना गुजरे वो। क्यों? क्योंकि यदि ट्रेन अगर गुजर रही है, प्लेटफॉर्म है और ये टॉप व्यू ही कह रहा हूं मैं, एक बंदा यहाँ पे मस्ती से खड़ा है, बोले नहीं मैं तो बनाऊंगा टिकटॉक या इंस्टा रील्स इसके साइड में खड़ा होके, और ट्रेन जो है वो बहुत फास्ट है ना, टिकटॉक तो अब शायद बंद हो गया ना भाई, हम तो है नहीं तो हमको इतना आइडिया नहीं है, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इंस्टा रील्स चल है ना, तो वो बना रहे हैं भाई साहब, ट्रेन बड़ी फास्ट जा रही है। अब उसको लग रहा है ठीक है यार ट्रेन तो यहां से निकलेगी मेरे, मैं उसको थोड़ी टच नहीं करूंगा, मैं तो भैया वो हूं क्या कहते हैं मतलब सिकंदर इंसान भाई, मुझे मेरे कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे कुछ, खड़ा है मस्त यहाँ पे बना रहा है जो भी रील वील, और वो ट्रेन जो है वो तेजी से निकल गई। तो तेजी से जब ट्रेन निकल रही होगी तो आपको समझना होगा क्या होता है, यहां पर जो वेलोसिटी ट्रेन जाएगी तो यहां वेलोसिटी हाई क्रिएट हो जाएगी, लो प्रेशर, यहां की एयर बहुत तेजी से ट्रेन के साथ गुजर रही होगी तो यहां वो लो प्रेशर क्रिएट कर देगा, और यहां हवा बह नहीं रही है तो यहां हाई प्रेशर है, तो इधर हाई प्रेशर हो जाएगा। जैसे कभी देखा है तुमने कि रोड पे जब कार जा रही होती है, साइड में वो कचरा वचरा पड़ा रहता है ना, कचरा वचरा मतलब सूखे सूखे पेड़, पन्नी वन्नी, थैली वैली, कागज वागज, कचरा पड़ा रहता है, सूखा कचरा, ठीक है, सूखा कचरा पड़ा हुआ है। तुमने देखा होगा कार जब जाती है रोड से, ऐसा जैसे ही कार जाती है तो कचरा जो है उसके पीछे पीछे हो लेता है कि नहीं? तो ऐसे ही ये हमारे इंस्टा रीलर जो है, जो जैसे ही ये जाएगी तो ये कचरा भी इसके पीछे पीछे होलेगा, फिर बोलेगा अबे धक्का किसने दिया मुझे, मतलब बोल ही नहीं पाएगा, खैर निपट जाएगा वो, तो मुझे धक्का किसने दिया, अबे धक्का नहीं दिया, वो उधर क्या है लो प्रेशर क्रिएट हो गया, इधर हाई प्रेशर था तो धक्का किसी ने नहीं दिया भाई, तू सूखा कचरा था तो तेरे में फोर्स लग गया, एक तरीके से हाई से लो की तरफ वो चले गया। तो इस तरीके से लोग चपेट में आ जाते हैं कई बार, है ना। तो और कई बार आपने देखा होगा कि पटरी पे कई बार लोग जो है भी ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं, तो वो कई बार रीजन ऐसा ही रहता है, क्या होता है ना कि मान लो ट्रेन क्रॉस कर रहा, ट्रेन बड़ी फास्ट है, उसने देख भी लिया, देख के वो थोड़ा साइड में हट भी गया, लेकिन ट्रेन बहुत फास्ट है तो उसको खींच लेगी वापस बिकॉज ऑफ दैट लो प्रेशर। तो ये सारी कहानी आपके बर्नौली की, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो जो आपका स्प्रे रहता है, सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ज्यादा टाइम अब हम बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं तुम बोलोगे क्या पढ़ा रहा भाई, ये क्यों पढ़ा रहा भाई है, मेन मुद्दे पे आ जाओ। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अपने मुद्दे पे, मतलब सवालों पे। तो अब हम बर्नौली का एप्लीकेशन देखेंगे, बर्नौली थ्योरम का, और इसको हम सवालों से ही समझेंगे, और सवालों से समझते हुए हम कोशिश करेंगे कि यहां पर कब अपने को बर्नौली लगानी है वो थोड़ा सा समझ में अपने को आए। मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं, इसको आप न्यूमेरिकल मान लीजिए या इसको आप एक थ्योरी पॉइंट मान लीजिए, जो भी आपको लेना है वो आप इसको लेके चल लीजिए। आप हेडिंग डालने में डाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, क्या हेडिंग डाल सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ, स्पेलिंग की गारंटी भाई मैं नहीं लेता। तो सुनो देखो यहां क्या हो रहा है, यहां पे मैंने कहा कि ये एक कंटेनर है, तो बोला ठीक है कंटेनर है, मैंने कहा यहां हमने एक होल किया हुआ है छोटा सा, इस होल का जो एरिया है वो है ए, बोला ठीक है, इसमें भरा हुआ है पानी किसी हाइट तक, ऑब्वियसली पानी जो है वो बाहर निकल रहा होगा, ऐसे है कि नहीं, पानी जो है वो कुछ ऐसा निकल रहा होगा धार बनाते हुए ऐसा, ठीक। अब बात ये है कि यहां पर ये जो एरिया है उसको मैंने कह रखा है कैपिटल ए, तो लिक्विड का फ्लो हो रहा है। अब हम यहां लगा रहे हैं बर्नौली, तो मैं बर्नौली लगा रहा हूं कहां, इस पॉइंट पे, और इस होल के जो जस्ट बाहर वाला पॉइंट है, ये ध्यान रखना 2 जो है वो जस्ट आउटसाइड है, ठीक। तो मैं यहां कहता हूं कि ये जो प्रेशर है वो है अपना पीएटीएम, बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर है अपना कितना, पीएटीएम, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। यहां भी हम बाहर आ चुके हैं तो यहां भी प्रेशर क्या हो जाएगा, आप बोल दोगे कि भाई ये भी कितना होगा, पीएटीएम ही, ये भी पीएटीएम ही आपका रहेगा प्रेशर, है ना, वो धार सी बन के निकल रही है, पीएटीएम ही रहेगा क्योंकि बाहर आ चुका है वो पॉइंट। अब मैं यहां से यहां बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊंगा, तो मैंने कहा कि यार ये वाला जो वेलोसिटी है वो है अपनी v, और ये वाली जो वेलोसिटी है वो है अपनी u। तो सबसे पहले मैं लगाता हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अपना आ जाएगा कि a v इक्वल्स टू a u,
U ज्यादा होगा, V कम होगा, ये अपने को समझ में आ जाता है। दूसरी बात, मान लो अभी यहां पर हाइट है अपने पास कितनी, h। अब मैं कहता हूं कि भाई 1 वाले पॉइंट पे प्रेशर जो कि है PATM, तो एक रेफरेंस लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरे को क्या लिखना पड़ता है बर्नौली के लिए, PATM प्लस ρGH प्लस हाफ ρV स्क्वायर। तो H एक रेफरेंस से लेते हैं हम, तो रेफरेंस मैंने यही ले लिया 2 वाला। तो 1 की हाइट कितनी हो गई, वो हो गई h। वेलोसिटी कितनी हो गई, हाफ ρV स्क्वायर। और यहां पर जब आप देखोगे तो प्रेशर है अपना PATM प्लस हाइट हो गई 0, क्योंकि मैंने यही रेफरेंस लिया है, और ये हो गया अपने पास हाफ रो स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आई होगी बात। अब यहां से जो कट रहा है वो हम काट देंगे, PATM से PATM कट गया, फिर रो भी कॉमन आके कट जाएगा। रो कॉमन आके जब कटेगा तो अपने पास यहां से आ जाएगा ये GH प्लस हाफ V की जगह मैं लिख सकता हूं A स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर इंटू U स्क्वायर, क्योंकि मुझे U निकालना है। इसी वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो V की वैल्यू, V की जगह रख दिया मैंने AU बाय U, तो उसका स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो गया, और यहां से आ गया ये U। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन थी। फर्स्ट और सेकंड को यूज करके हम इस रिलेशन पे पहुंचे। इसको मैं ले जाऊंगा उधर, तो ये आ जाएगा अपने पास GH, और ये आ जाएगा U स्क्वायर कॉमन लिया अंदर। U स्क्वायर अगर हम कॉमन, एक मिनट गड़बड़ कर रहा हूं ना मैं, हाँ इधर भी तो हाफ आएगा, तो मैंने हाफ U स्क्वायर कॉमन लिया, और अंदर क्या आ जा रहा है 1 माइनस A स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं U स्क्वायर की वैल्यू देखूंगा तो वो आ जाएगी 2GH बाय 2 इधर गया और ये नीचे आ गया, ये चीज। और यहां से U जो अपना आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2GH बाय 1 माइनस A स्क्वायर बाय A। अब होता क्या है वो सुनो। होता ये है असल में कि भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो भी तो मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके मेंटेन होने के लिए स्पीड होनी चाहिए स्लो। स्पीड स्लो होने के लिए एरिया बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, फटाक से निकल लेगा, पानी बहुत तेजी से निकल लेगा। एरिया बहुत छोटा रखना चाहिए जिससे कि पानी धीरे धीरे निकले। अब इसके लिए हम क्या देखेंगे कि एरिया अगर छोटा होना चाहिए, इस एरिया को अगर मैं बहुत छोटा करूंगा तो A बाय A, तो मैं यहां से क्या कह रहा हूं, चलो इसमें अगली लाइन में लिख, तो हम कह रहे हैं कि इफ A इज लेस देन कैपिटल A, ऑब्वियसली 1 माइनस A स्क्वायर बाय कैपिटल A स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। तो जो U हमने निकाला है वो अपना था रूट ऑफ 2GH माइनस ये चीज, तो ये भी लगभग हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ 2GH। दोनों ही रिजल्ट आपको याद रखने हैं भाई, मैं तो ये कहूंगा दोनों ही रिजल्ट आपको याद रखने हैं, लेकिन ज्यादातर जो रिजल्ट यूज होता है वो यही यूज होता है, कि ज्यादातर यही रिजल्ट यूज होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला रिजल्ट। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आपकी कितनी आ जा रही है, अंडर रूट ऑफ 2GH। ये कुछ ऐसा ही है, और इसको याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं कि अगर किसी को मैं ड्रॉप करता हूं H हाइट से तो वेलोसिटी कितनी आती है, रूट ऑफ 2GH। ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को अपने को मिल रहा है। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब सवाल तो मैं ऐसा तो कराने से रहा कि तुम बोलो सर इस पे सवाल कराओ, भाई ये सवाल ही तो हो गया। ये जैसे तुमको क्या दे देगा, डेंसिटी दे देगा, हाइट दे देगा, एरिया दे देगा, बोलेगा वेलोसिटी बताओ, या तो ये फॉर्मूला लगा देना और ये लगा देना, और तुम हमेशा यही पाओगे कि हर केस में तुम्हारा यही काम में आ रहा है, क्योंकि 1 के साथ ये वैल्यू इतनी छोटी आ जाएगी जिसका कोई सेंस नहीं है। मान लो ये जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास आ गई है कुछ 0.01, A बाई A की वैल्यू 0.01 आ गई है, तो वो आ जाएगा 0.0001, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, 1 से जो माइनस होता है लगभग 1 ही रहेगा। तो यही रिजल्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अब ये तो बात हुई किसकी, वेलोसिटी की। अब ये वेलोसिटी निकल गई है तो आप बड़े आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं, किसको, V को। तो V आपके पास होता है कितना, AU बाय कैपिटल A। ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2GH इंटू ये चीज, आप ऐसा बोल दो सीधा। किसी को लग रहा है अरे नहीं मैं तो ये भी लिखूंगा, क्या लिख दूं, बाकी आप, मैं तो कहूंगा ये तो याद रखने की थोड़ी ना जरूरत है। सर क्यों याद रखें, अरे यार ये याद है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो याद ही है, तो याद रह ही जाएगा। बोले चलो सर ठीक है, लेकिन
अब एक चीज पे हम करेंगे गौर, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यहां एक्सेलरेशन। बोले सर एक्सेलरेशन? हाँ जी बिल्कुल, एकदम सही सुना आपने, एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिक्विड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो यहां से है ना चीजें थोड़ी सी बदल सी जाएंगी यार। देखो, पहली बात आप ये जानते हो कि बर्नौली प्रूव ही इसलिए इस पे की गई थी कि जब वेलोसिटी में चेंज आए ना। अब यार अगर इधर हाइट बदल रही है तो वेलोसिटी ये बदलेगी, ये बदलेगी तो ये बदलेगा, वेलोसिटी तो चेंज होते जा रही है। बर्नौली तो वैलिड होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हम लगा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट आएंगे आपके पास, है ना। बर्नौली एक तरीके से नहीं लगा सकते ऐसे, क्यों नहीं लगा सकते? याद है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो का कंडीशन ये था। और ध्यान रखो K2 और वो U2 कब कटा था? मैंने ये तो कहा था कि वो वेलोसिटी सेम रहेगी, टाइम के साथ वो बदली नहीं है, याद है? अगर तुम्हें डेरिवेशन पे, तो देखो डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है, अगर तुम्हें याद हो तो ये K2 और K2 कब कटा था भाई? T1 टाइम पे लिक्विड यहां भरा था, सॉरी T टाइम पे लिक्विड यहां भरा था, T प्लस dt पे यहां भरा है। dt टाइम के बाद भी इस पोर्शन में जो लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी में मैंने कोई अच्छा खासा चेंज माना नहीं है। तरीके से तो मैं ये मान के चल रहा हूं क्या कि काइनेटिक एनर्जी सेम ही रही, तो वो वैलिड कब रहेगी आपकी बर्नौली? वैसे तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन अब जिस पे मैं बर्नौली लगा रहा हूं वहां तो उसमें मैं वेलोसिटी को चेंज होता हुआ मान ही रहा हूं। कैसे मान रहा हूं भाई? क्योंकि हाइट चेंज होगी, हाइट चेंज होगी तो h चेंज होगा, h चेंज होगा तो ये u चेंज होगा, u चेंज होगा तो v चेंज होगा फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट्स हम यूज करने वाले हैं, और इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। मैं यहीं पे इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके बाल की खाल निकाल के तुमको समझाऊंगा, ठीक है, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा डाउट क्लियर हो पाए। ठीक है, और हो सकता है कई बच्चे जो अब मैं बताने जा रहा हूं उन चीजों से कंफ्यूज भी हो जाए। अरे रब क्यों कर रहे हो, दिमाग फ्यूज हो गया क्या आपका? अरे वो मैंने क्या किया है, उसको किया मैंने कॉपी, इसको यहां रखा और अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो अब हम देखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द लिक्विड। तो भाई हमने ये देखा कि ये अपने पास वेलोसिटी थी। अब मैं जानता हूं तुम कब बोलोगे कि सर यही रिलेशन यूज करो, क्योंकि भाई आप अप्रोक्सीमेटेड पे काम लगा के है ना काम खराब कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा रहा, मैं यही यू ले रहा हूं, और यदि ये यू है तो आपके पास v जो आ रहा है वो आ जाएगा आपका a/a रूट ऑफ 2gh 1 माइनस स्मॉल a स्क्वायर और कैपिटल A स्क्वायर। अब यहां से साफ दिख रहा है कि h यदि चेंज होता है तो v में भी चेंज होता है। h क्या हो रहा है? समय के साथ कम, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? समय के साथ कम। तो अगर समय के साथ ये वेलोसिटी कम होते जा रही है तो आपको ये समझना होगा कि एक्सेलरेशन इसका ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पीड कम हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। और वो कैसे निकालूंगा वो मैं बता देता हूं तुमको। मैंने तुम्हें एक चीज बताई है बहुत पहले, भी बहुत पहले, कि वेलोसिटी जब लीनियर फंक्शन होती है रूट के अंदर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है। किसका लीनियर फंक्शन? x का लीनियर फंक्शन, जहां पे x पोजीशन है, तो v इज द लीनियर फंक्शन ऑफ h। कहीं बोलेंगे बात समझ नहीं आई, तो मैंने कहा बात नहीं समझ में आई तो ये उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने सुनी थी उस टाइम पे, जो भूल गए हैं उनको शायद ये समझ में ना आए। मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर वेलोसिटी मान लो आपका लीनियर फंक्शन है, y की पावर 1 आ रही है रूट में, तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट ही आएगा। अब तुम बोलोगे ये इसको वहां कैसे मैच करा रहे हो? मैंने कहा यहां और यहां पे b इधर दिख ही नहीं रहा, y की जगह है h जो कि वेरिएबल है। y क्या है? वेरिएबल। h क्या है? वेरिएबल। y के साथ है a, तो यहां a क्या है? ये पूरा जो मामला है h के साथ ये है a। ऑब्वियसली इसको भी अंदर ले जाना, वो भी है ही इंक्लूडेड। तो इस केस में एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट आता है और वो a/2 आता है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जब भी ऐसा कुछ आ जाए ना वेलोसिटी रूट में पोजीशन का फंक्शन, आप ये करो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। भाई इस लिक्विड का एक्सेलरेशन निकालना है तो इसी की वेलोसिटी मैं निकालूंगा, तो इसी की वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैंने स्क्वायर किया तो ये कुछ ऐसा आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया, और ये यहां पर कुछ ऐसा आ गया। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू h, तो 2v dv/dh, 2v dv/dh। मैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेता हूं, हालांकि आपको पता है यहां पर वेलोसिटी भी टाइम के साथ कम हो रही है, h भी कम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो
ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, 2g ये भी कांस्टेंट है, 1 माइनस ये वाली जो चीज आ रही है ये भी कांस्टेंट है, और h का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, क्योंकि मैंने h के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया है, और v dv बाई डी जो है ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, और 2 से 2 कट जाएगा। एक्सेलरेशन यहां से जो आया वो साफ साफ दिख रहा है, वो आ जा रहा है g अपॉन इस वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा अपने पास कितना, ये अपने पास आ जाएगा कुछ, देखो वैसे अगर तरीके से बात की जाए ना, आपका आंसर आना क्या चाहिए, ये आना चाहिए नो डाउट, ठीक है, बिल्कुल ये आना चाहिए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो इट इज ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। भाई वो नीचे वाली चीज को मैंने 1 ले लिया, अब सुन, तो सर इसको ऊपर वाली को 0, हाँ ये बिल्कुल ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलमोस्ट 0, लेकिन फिर भी वो 0 कितना 0, भाई कितना 0 के नजदीक है, तो ये वैल्यू आ रही है लगभग लगभग। तो सर यहां पे 0 क्यों मान लिया यार, 0 तभी करोगे ना जब किसी से कंपेयर करोगे, कोई भी छोटी चीज जब अकेले पड़ी है तब उसको 0 मत मानो, जब वो किसी बड़ी क्वांटिटी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तब उसके इफेक्ट को हम नलीफाई करेंगे। अब यहां ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही अमेजिंग सी बात है, पता नहीं तुमको लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है, लेकिन डिटेल्ड बातें है, बड़ी डिटेल में घुस के भाई बाल की खाल निकालने जा रहा हूं। अब मैंने कह दिया कि भैया ये कंटेनर एक्सेलरेटेड है, ठीक है सर कंटेनर एक्सेलरेटेड, याद रखना इसको, कंटेनर क्या सॉरी लिक्विड एक्सेलरेटेड है, ठीक है सर लिक्विड एक्सेलरेटेड, याद रखना ये बात, लिक्विड एक्सेलरेटेड है, बोले हाँ ठीक है याद रख लेंगे, आगे बताओ आप। तो सर आप ये बताओ कि आपने पॉइंट 1 और 2 लिया, अगर मैं ऐसा करता कि 1 जस्ट इसके होल के जस्ट अंदर वाला पॉइंट को मैं 1 बोल देता, होल के जस्ट अंदर वाले पॉइंट को मैं 1 बोल देता, तो बताओ मेरे साथ क्या होता। अब कुछ नहीं यार, यहां का प्रेशर तुम लिखते PATM प्लस रो GH, क्योंकि तुम H नीचे आए G हाइट में, बोले हाँ सर ये लिखता मैं PATM प्लस रो G, लिखते ना, बोले हाँ। दूसरी बात, फिर तुम लिखते PATM प्लस रो GH, तो लिख दिया प्रेशर, फिर रो G, तो इसकी हाइट 0 है, तो हाइट 0 है लेकिन वो प्रेशर में रो GH काउंट हो गया, इस पॉइंट पे प्रेशर आएगा PATM प्लस रो GH, तो PATM प्लस रो GH, फिर हाइट लिखते 0, और वेलोसिटी यहां की, भाई यहां एरिया A है, इधर भी एरिया A है, तो वेलोसिटी इधर भी है तो इधर भी V रहेगी, सर यहां भी V रहेगी जस्ट अंदर भी, हाँ क्यों सर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेरे भाई, एरिया सेम है तो वेलोसिटी भी सेम, तो सर वेलोसिटी चेंज कब हुई, वेलोसिटी चेंज बस वो झटके से हुई। कभी देखना, अगर तुम कुछ एक डस्ट पार्टिकल या मान लो एक काला सा कोई भी छोटा सा धागे का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, कभी भी तुम कैंपर वैम्पर में देखो ऐसा पानी निकलते हुए एक छोटा सा होल कर दो, तुम देखोगे कि वो जो पार्टिकल होगा जो तुमने डाला है, क्योंकि उसको तुम देख पाओगे, तो वो वैसे तो धीरे धीरे जा रहा होगा नीचे पानी के साथ साथ, मान लो तैर रहा है वो पानी के साथ साथ जा रहा है, जैसे ही वो यहां जाएगा ना झटके से बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहां तक वेलोसिटी वही V है, लेकिन जैसे ही वो यहां पहुंचेगा तो झटके से उसकी स्पीड यू हो जाएगी, तो इंपल्स लगती है यहां पे एकदम से, एरिया कम हो जाने के, एकदम से एरिया कम होता है तो एकदम से वेलोसिटी बढ़ेगी, एकदम से एरिया कम हुआ तो एकदम से वेलोसिटी बढ़ेगी, एरिया कम तो वेलोसिटी बढ़ेगी। हाँ जी, तो मैं किस बात पे था कि अगर आप इसको भी 1 ले लेते हो तो भी आपके पास यही इक्वेशन बनेगी और आंसर आपका तब भी निकल जाएगा। तो आपको यह भी समझ में आ गया कि आप होल के जस्ट अंदर और जस्ट बाहर वाला पॉइंट लेके भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां का जो प्रेशर मैंने बोला था इस पॉइंट का, क्या बोला था प्रेशर, बोलोगे सर PATM प्लस रो GH, क्या ये गलत नहीं है प्रेशर, क्यों गलत है सर, आपने तो सिखाया G नीचे आते हैं, तो मेरे भाई ये लिक्विड एक्सेलरेटेड है, तो भाई लिक्विड एक्सेलरेटेड है तो G इफेक्टिव नीचे की तरफ होगा, तो यहां पे एक्चुअली आपका प्रेशर आना चाहिए G प्लस A इंटू H, एक्सेलरेशन ऊपर तो इफेक्टिव ग्रेविटी नीचे। एक्सेलरेशन ऊपर क्यों आया था सर, यार वेलोसिटी कम हो रही थी तो एक्सेलरेशन ऊपर ही होगा, तो सर फिर तो अगर इसको मैं यहां डालूंगा तो फिर तो अपनी इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को लेता हूं तो ये आता है और इन दोनों पॉइंट्स को लेता हूं तो ये एक A एक्स्ट्रा आ जाता है, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि इसीलिए तो बर्नौली इज ओनली वैलिड व्हेन दिस एरिया इज वेरी स्मॉल,
क्योंकि जब ये एरिया स्मॉल होगा, अरे यार मैं कहां का कहां सॉल्व कर दिया है, नहीं सही है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये एरिया स्मॉल होगा तभी तो ये वाली क्वांटिटी बहुत छोटी होगी, और जब ये बहुत छोटी होगी तो यहां डालो आप वैल्यू। मैं g प्लस ए की वैल्यू निकालना चाहूंगा इधर से, एक्सेलरेशन मैंने निकाला, तो आप जरा देखो आपका g प्लस ए एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन था आपका कुछ, इसको मैं ये भी यूज नहीं कर रहा हूं, चलो मैं तो ये यूज कर लेता हूं, क्या आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये सॉल्व करोगे ना आप, ये सॉल्व करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है, और लगभग लगभग ये कितनी आएगी, यही आएगी, कि कॉमन आएगा। तो 1 में अगर ये बहुत छोटी वैल्यू ऐड भी कर दी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो g प्लस ए की वैल्यू लगभग लगभग g ही है। और इस वजह से अगर आप इस पॉइंट को भी उठाते हो तो g प्लस ए की वैल्यू लगभग लगभग g आएगी, तो ये वैलिड रहेगी। तो बर्नौली वैलिड ही तब है, कब, जब ये एरिया बहुत स्मॉल हो, अदरवाइज वो वैलिड ही नहीं रहेगी, वैलिड ही नहीं रहेगी, ध्यान रखना ये बात, वैलिड ही नहीं रहेगी वो, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज बर्नौली वैलिड ही नहीं रहेगी। बर्नौली इज वैलिड इन दिस केस। तो आपने ए निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, कोई आपसे पूछे कितनी देर में खाली होगा, टाइम टू टाइम जितनी देर में वो खाली होगा वो भी देख लेते हैं। टाइम टेकन बाय, मतलब टाइम टू एम्प्टी, एम्प्टी कितनी देर में होगा ना, कंटेनर क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। ये भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं आप, कैसे भाई, आप खुद सोचो कि इसमें अभी पानी भरा हुआ है, बोलोगे हाँ वो तो है, कितने हाइट तक, बोले सर h हाइट तक। अगर तुम्हें ए और कैपिटल ए के बारे में पता है तो क्या तुम ये बता सकते हो कि अभी इस वक्त ये वाले की वेलोसिटी कितनी होगी, बोले हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, ये आ जाएगी अपने पास कितनी, स्मॉल a बाय कैपिटल A इंटू रूट ऑफ 2gh। और मैंने कहा फाइनली जब ये बिल्कुल खाली हो चुका होगा तब वेलोसिटी, बोले तब 0 हो जाएगी। जब कंटेनर खाली ही हो चुका है तब तो वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं है, खाली हो चुका है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी इसकी इनिशियल थी और वो धीरे धीरे होते होते कितनी हो गई, 0 हो गई। कितना डिस्टेंस चला उसने, h, और एक्सेलरेशन कैसा था, एक्सेलरेशन आ रहा है कांस्टेंट, तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है, बिल्कुल। तो मैं यहां से लिख दूंगा कि भाई v फाइनल इज इक्वल्स टू u इनिशियल प्लस at, v फाइनल 0, u इनिशियल आपके पास आ जाएगा a बाय a। ये रटना नहीं है टाइम वाइम का फॉर्मूला, आप ध्यान रखना, ये तो बस समझने के लिए था। तो ये एक ये इधर से कॉमन कट जाएगा, और टाइम जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, और इधर से ही आ जाएगा a बाय a। टाइम बहुत ज्यादा लगा देगा हालांकि ये, लेकिन जो है वो है, इतने टाइम में जो है कंटेनर खाली होगा। कुछ नहीं किया मैंने, इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता करी, फाइनल 0 है और t टाइम में वो खाली हो रहा है, तो एक्सेलरेशन मुझे पता है कांस्टेंट, इधर से मैंने काम कर दिया। इस तरीके से आप यहां पे बात कर सकते हो। अब और सुनो कहानी, यहां पर बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, यहां पर बात अब हम थ्रस्ट फोर्स की भी करेंगे, जो रॉकेट प्रोपल्शन में हमने देखा था, याद रखना। तो जैसे यहां मैं क्या कह रहा हूं, यहां मैं कह रहा हूं कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है, तो अगर यहां पे होल किया हुआ है, मान लो अभी यहां क्या किया हुआ है, इधर एक होल, इधर अगर होल किया हुआ है तो यहां से जो पानी निकल रहा होगा या वो जो लिक्विड निकल रहा होगा, आप बस ये ध्यान रखें ये हाइट कितनी है, बस इतना ध्यान रखें, काम आपका हो जाएगा। कैसे, आपकी जो ये वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी सीधे सीधे अंडर रूट ऑफ 2, बस बात खत्म।
अब अगर आपको ये बताना है कि इधर से पानी निकला तो ऑब्वियसली वो इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, तो कितना फोर्स लगाएगा भाई? वो फोर्स लगाएगा थ्रस्ट फोर्स इधर, और वो थ्रस्ट फोर्स जो आएगा वो सेंटर ऑफ मास से हम वेरिएबल मास सिस्टम से जानते हैं, इट इज dm/dt इंटू वी रिलेटिव। तो फोर्स पीछे की तरफ वो धक्का दे, क्योंकि इस पानी को फोर्स बाहर लगाए तो ये रिएक्शन पीछे लगाएगा। dm/dt मास रेट फ्लो, मास रेट फ्लो आपके पास क्या आता है? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। याद है, वॉल्यूम रेट फ्लो इज डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी, एंड मास रेट फ्लो इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रेट फ्लो। और वी रिलेटिव कितना है आपके पास? यू है, यहां से आपके पास ये आ रहा है रो ए यू स्क्वायर। इवन यू कैन फाइंड द थ्रस्ट फोर्स बड़ी आसानी से, रो ए 2gh। ये सब मैं जो बता रहा हूं ये आपको रटना नहीं है, प्लीज रटनी बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ रटना नहीं है। आप यहां से फोर्स कितना लग रहा होगा वो भी काउंट कर सकते हैं। और सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई है मेरे भाई, और सुनो, क्योंकि ये होल बड़े ही छोटे होते हैं, तो आपके पास अगर कुछ कभी ऐसी सिचुएशन भी दे दी जाती है कि 3-4 होल आपको दे दिए गए, एक यहां एक यहां एक यहां, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं। 3-4 होल दे दिए गए हैं आपको, कोई टेंशन नहीं। इधर A1 और मान लो वेलोसिटी V1, बस याद ये रखना √2gh1, बस, क्योंकि वो हाइट देख रही है बस आपको। ये मान लो कुछ H2 हाइट नीचे है, तो इधर से जो पानी निकलेगा वो 2gh2, और इधर से जो निकलेगा वो आ जाएगा √2g। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल याद रखो, 3-4 छेद हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो ये अपने पास कहानी आ जाएगी यहां से, ठीक। और अब बात करते हैं कि अगर डिफरेंट लिक्विड हुए तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे। डिफरेंट लिक्विड हुए तो भाई एक कहानी तो आपको क्या कहती है, तो मान लो लिक्विड आपको कुछ ऐसा दिया गया, ध्यान से सुनना पहले पूरी बात, तभी थोड़ा सा हजम कर पाओगे जो मैं बात कह रहा हूं। ये आपका कंटेनर है, मैं बोला हाँ है। मैंने कहा कि भाई ये जो है आपका होल किया हुआ है यहाँ पे, हाँ ठीक है किया हुआ है होल, और बताओ। मैंने कहा कि यार कंटेनर में है ना, यहां तक अलग लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है आपका 2 रो, और यहां जो है कुछ अलग लिक्विड भरा हुआ है। मान लो ये है रो, और मान लो ये हाइट आपको दी गई है कुछ, ये h हाइट तक भरा है, और ये जो हाइट है ये भी दी गई है h हाइट तक। तो इस मोमेंट पे आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई ये पानी जो है कितने वेलोसिटी से बाहर, भूल के भी अब यहाँ पे √2g 2h मत कर देना भाई, √2g 2h हाइट, भाई अलग अलग लिक्विड है तो क्या करेंगे सर। यार तुम ध्यान रखो कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे बर्नौली लगाओगे, याद है, अंदर वाले पॉइंट और यहां पे। तो आप एक चीज देखो, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, ये जस्ट अंदर वाले पॉइंट पे। बोलोगे इस पॉइंट पे प्रेशर, मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल इस पॉइंट पे प्रेशर। बोलोगे सर इस पॉइंट का प्रेशर आएगा PATM प्लस ρGH प्लस 2ρg इंटू H, मतलब प्रेशर आ जाएगा आपके पास ρg और 3h, ध्यान देना ρg 3h। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसे करके लिख दे रहा हूं, टू इधर डिवाइड किया इधर मल्टीप्लाई, क्यों, उसके पीछे वजह है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बार बस मैं थोड़ा सा फोकस देख लूं, बस है ना, क्या ये ज्यादा इलाज करना पड़ेगा, हाँ जी। तो ये इसको एक बार, ठीक है, तो देखो
अब ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूं कि यहां का प्रेशर मैंने निकाला तो इस रिलेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि देखो हमारे पास अभी लिक्विड कौन सा भरा था। तुम बोलोगे सर लिक्विड, मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं सर। जो लिक्विड बाहर निकल रहा है ना वो तो 2 रो बाहर निकल रहा है। मैंने कहा यार ये ऐसा नहीं लग रहा क्या कि अगर मैं 2 रो से इस पूरे कंटेनर को भर दूं लेकिन हाइट कितनी रखूं 3h/2, मतलब मैंने एक तरीके से इसकी इफेक्टिव हाइट निकाल ली कि जितना ये दोनों लिक्विड मिलके यहां पे प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं, दोनों लिक्विड मिलके उतना ही अकेला 2 रो का कितना हाइट जो होगा, इक्विवेलेंट हाइट मैंने निकाल ली। कितनी इक्विवेलेंट हाइट, सेम वही प्रेशर क्रिएट करेगी। तो बताओ क्या यही प्रेशर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। PATM प्लस 2 रो G 3h/2, तो यही कहानी आ जाएगी। आएगी क्या नहीं आएगी? तो बस अब बताओ, इन दोनों पॉइंट के बीच में तुम बर्नौली लगा सकते हो? तुम बोलोगे हाँ। इधर भी इन दोनों पॉइंट के बीच में बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते? बोले हाँ लगाते। तो रिजल्ट कितना आता? बोले यहां का तो मुझे पता ही है, यहां का मुझे पता है, वो आता √2G × h/2। बस तो डायरेक्ट आ जाएगा इधर से वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बाई 3GH। इस तरीके से आप डायरेक्ट H इक्विवेलेंट निकाल के वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकाल सकते हो इन केस ऑफ मल्टीपल लिक्विड्स। अब वो ऐसा 4 लिक्विड हो 5 लिक्विड हो सब बकवास है, अब कुछ नहीं बचा है इसमें। बस तुम ये देख लो जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट हाइट क्या आएगी, वो इक्विवेलेंट हाइट यहां पे पटक दो। ठीक है, चलो तो 2 सवाल और है, उसके बाद हम सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक, सवाल क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं, टाइम कितना हो गया है। चलिए, तो यहां पे अपने को कह रहा है कि सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ लिक्विड। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी हाइट कितनी है अपने पास h, और ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है ऊपर। 2 हॉरिजॉन्टल L शेप पाइप्स, जैसे अगर ये सिलेंडर है तो ये L दिख रहा है आपको, L एक ऐसा और ये L एक ऐसा पीछे, है ना। तो ये L जो है एक ऐसा आगे और एक ऐसा पीछे, समझ में आ रही बात? क्या होगा, इस सिलेंडर से पानी ऐसा बह के इधर से निकलेगा तो फोर्स उस पानी पे आगे लगेगा तो इस पे पीछे लगेगा, और इस सिलेंडर इससे निकल के इस ट्यूब से पानी उधर निकलेगा तो फोर्स इधर निकलेगा। तो एक तरीके से इस सिलेंडर पे एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा, टॉर्क लग जाएगा। यहां बात हिसाब से समझ में आ गई होगी। देखो पानी जब इधर से बाहर निकलेगा तो वो इधर धक्का लगाएगा, और जो इधर से बाहर निकलेगा वो इधर धक्का लगाएगा। एक धक्का लगेगा इसको इधर और एक लगेगा इधर, तो ये ऐसा घूमने लग जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, नाउ 2 पाइप्स आर ओपन। पहले तो बंद थे वो सब कुछ, RR की डिस्टेंस अपने को दे रखी है, ये 2R दिया गया है, ये R दिया गया है, ये 90 डिग्री दिया गया है, L शेप है इसलिए। कह रहा है नाउ 2 पाइप्स आर ओपन, फ्लूइड स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द पाइप हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द टॉर्क ड्यू टू इजेक्टेड लिक्विड ऑन द सिस्टम इज। तो भाई ये अपनी एक्सिस हो जाएगी नो डाउट। तो सबसे पहली बात, जो यहां पे फोर्स लगेगा कितना आएगा, dm/dt। dm/dt क्या लिखोगे आप, ρAV इंटू V रिलेटिव, ρAV²। अभी अभी बताया था फोर्स ρAV²। ऐसे ही यहां पर भी क्या होगा, dm/dt इंटू ρAV, मतलब dm/dt इंटू V, तो ρAV², ये फोर्स लगेगा। तो टॉप व्यू अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये सिलेंडर, एक पाइप ऐसा और एक पाइप ऐसा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। टॉप व्यू से एक फोर्स लगा यहां से जो आ रहा है आपका ρAU², एक फोर्स लगा यहां से ρAU²। क्या ये फोर्स कपल है? जी हां, क्योंकि दोनों की हाइट जितना नीचे, दो होल है उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, U की जो स्पीड आएगी, जो पानी इधर से बाहर निकल रहा होगा U, वो आपका √2G, ये हाइट नहीं दी गई ना, एक मिनट है, अच्छा ये हाइट नहीं दी गई है तो ये मैं ले लेता हूं अभी h/2, है ना, देनी चाहिए थी, मैं देता हूं h/2।
h/2 पे है तो 2g कितने हाइट नीचे है, h/2 हाइट नीचे, तो 2g h/2 तो gh इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। कुल मिला के फोर्स जो आपका आ रहा है वो आ रहा है रो ए यू की वेलोसिटी 2g h/2। अब आपसे कहा जा रहा है टॉर्क निकालिए, तो भाई ये रही अपनी एक्सिस जिसके अबाउट ये घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा होगा, ये आर और ये भी आर और ये भी आर और ये भी आर। इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क आ जाएगा फोर्स इंटू 2r, इसका भी टॉर्क फोर्स इंटू 2r, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क फोर्स कपल का वैसे भी आप जानते हो एक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप सीधे बोल सकते हो रो ए जी एच इंटू 2r इंटू आर, तो ये आ जाएगा 4r, ये आ जाएगा 4 रो ए जी एच इंटू आर। तो दिस इज द टॉर्क। खत्म, एकदम लल्लू सवाल, कहीं कुछ नहीं। लास्ट सवाल, इसके बाद मामला खत्म। ठीक है, यहां क्या कहा गया है, यहां आपको कहा गया है वाटर शूट, हाँ वाटर शूट आउट ऑफ अ पाइप, एक ये पाइप सा दिख रहा होगा आपको जाते हुए, इधर से पानी बाहर निकल रहा है ऐसा। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब एट पॉइंट ए इज 4 टाइम्स, ए पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यहां का इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द नोजल। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा नहीं है, अब हम जानते हैं बहुत छोटा नहीं है, तरीके से यहाँ बर्नौली नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हम लगाएंगे, क्यों यार, और कोई तरीका नहीं है ना, कोई 4 टाइम्स बहुत छोटा एरिया नहीं होता। बोल रहा है प्रेशर ऑफ द वाटर एट पॉइंट ए इज, ए पॉइंट ये है अपना, इस पे प्रेशर आपको दिया गया इतना और एक गेज प्रेशर दिया हुआ मतलब PATM से ज्यादा, तो आप कह सकते हो कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज PATM प्लस 41 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If height h above the nozzle to which water jet will shoot is x/10, then find the value of x। बोल रहा है भाई कितने हाइट तक ये ऊंचा जाएगा, तो अगर मुझे ये वेलोसिटी पता लग जाती है तो मैं जानता हूं कि कितने हाइट तक जाएगा, ये जो है u²/2g तक जाएगा, तो u²/2g से अब हाइट निकाल सकते हो। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे यहां से यहां बर्नौली लगा दो। अब आपके दिमाग में अगर कुछ चीजें चलो नहीं समझ में आ रही तो मैं लिख ही देता हूं यार, है ना, जैसे डायरेक्ट लिखने में लिख सकते थे हम रिजल्ट, कोई बात नहीं, पर हम ऐसे ही देख लेते हैं। यहां अगर आप देखोगे तो ए पॉइंट का प्रेशर आपको पता है PATM प्लस 41 इंटू 10 की पावर 3, इसी को मैं रेफरेंस ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 0 प्लस हाफ रो पी स्क्वायर, और उस पॉइंट की बात में करूंगा तो वो आ जाएगा PATM प्लस रो जी एच जो कि आ रहा है 1.1, पॉइंट की बात में कर रहा हूं। सर ये बाहर निकल जाएगा तब बर्नौली नहीं लगाएंगे क्या, नहीं, तब तो जी एक्सेलरेशन है तब नहीं लगाओ भाई, जी एक्सेलरेशन है तब आपका प्रेशर वेरिएशन उस टाइप से नहीं होगा, बर्नौली मत लगा देना। लिक्विड के बाहर आते ही बर्नौली नहीं लगेगी, फिर तो वो फ्री फॉल कर रहा है, उसके बाद बर्नौली प्लीज ना लगाएं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड है, ध्यान रहे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड है, लेकिन बर्नौली वैलिड नहीं है, क्योंकि वो फ्री फॉल करेगा तो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, और एक्सेलरेशन अगर बहुत बड़ा हो गया तो याद है ना वो G+A वाली टर्म वहां पे लफड़ा कर जाएगी, तो बर्नौली नहीं लगेगी उस टाइम पे। हाँ जी, तो PATM माइनस रो जी सॉरी प्लस रो जी इतने हाइट पे, और वेलोसिटी आपकी हाफ रो u²। उम्मीद करता हूं डायरेक्ट भी शायद लिख पाते, लेकिन नहीं लिख पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात इधर से नहीं है ना, कि मतलब ये रिलेशन PATM छोड़ के डायरेक्ट ये वाली रिलेशन भी आप लिख सकते थे। यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से हम कहेंगे कि भाई ये आ जाएगा 41 इंटू 10 की पावर 3 प्लस सॉरी माइनस जी, और ये 1.1 को मैं 11 भी बोल सकता हूं, ठीक है, और इसको जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा हाफ रो, मैंने यार रो, अच्छा कहाँ दिमाग जा रहा है मेरा, 11 इंटू 10 की पावर 3, रो की वैल्यू तो डाली नहीं SI में, रो की वैल्यू 10 की पावर 3 1000 होता है ना इसलिए, और ये हाफ रो डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाफ 10 की पावर 3 वो डाला हमने इधर, और ये हाफ रो u² माइनस v जो है
इस v को मैं क्या लिख सकता हूं, इस v को मैं लिख सकता हूं a बाय यहां से आपके पास ये चीज आएगी और इसको आप 1/8 बोल सकते हैं क्योंकि वो 1/4 था। और ये जो आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है भाई, ये आ जा रहा है आपके पास 30 इंटू 10⁻3। रो से रो को उड़ाया जाए और अब जो है बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो कि भाई 30 इज इक्वल्स टू 7u² / 6। और u की वैल्यू अब आप निकाल सकते हो और बड़ी आसानी से अब वो हाइट भी आप निकाल सकते हो क्योंकि इधर से कितना हाइट जाएगा ऊपर, कितना हाइट जाके यहां जाके रुकेगा भाई, यहां ऊपर जाके वो रुकेगा तो हाइट कितनी जाएगा वो u² / 2g, u² / 2g। u² की वैल्यू आपको पता है कितनी आ रही है, u² की वैल्यू आ रही है 30 इंटू 16/7 और ये आ रहा है 20। काटो काटो 8, ये आ जा रहा है अपने पास 40/7 मीटर। बड़े ही आसानी से हमने ये सवाल को भी निपटा दिया। ठीक है, एक सवाल और लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद आज के सेशन की करेंगे हम समाप्ति और फिर हम देखेंगे अगली क्लास में सरफेस टेंशन। तो यहां आपको क्या दिया गया है, ध्यान से सुनना। यहां मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास इधर मैंने एक होल किया हुआ है, चलो ये होमवर्क ले लो ना, इसको कल डिस्कस कर लेंगे। तो हाइट इसकी h है, इधर होल किया हुआ है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी तो आप बिल्कुल लिख सकते हो √2gx, में तो कोई डाउट है ही नहीं। अब ये जो है वो ऐसा दूर जाके गिरेगा, ये ग्राउंड पे ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो ये दूर जाके गिरेगा। आपसे पूछा जा रहा है भाई रेंज क्या होगी, ठीक है, तो रेंज अगर इसकी r है तो सवाल ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x रेंज इज मैक्सिमम। भाई अगर ये h हाइट है तो छेद कहां करूं जिससे ये रेंज जो है मैक्सिमम आएगा, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल ऊपर कर दोगे तो वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे कर दोगे तो वेलोसिटी ज्यादा तेज है लेकिन वो रेंज के लिए उछल नहीं पाएगा, मतलब वो यहीं गिर जाएगा तो रेंज तब भी 0 हो जाएगी। तो कहीं बीच में 0 आ रही होगी, तो बीच कितना बीच होगा ये, ठीक है। और दूसरा इसी का ही सेम सवाल, एक बार तो ग्राउंड पे रखा था, अब है तो वही बात, है तो वही बात, लेकिन इस बार ये ग्राउंड पे नहीं रखा है, इस बार ये किसी हाइट पे रखा हुआ है कंटेनर। कितने हाइट पे रखा हुआ है, कुछ 3h पर। h/4 हाइट पे रखा हुआ है, h/4 की हाइट पे ये रखा हुआ है। अब तुम्हें बताना है कि ये x कितना होगा जिससे कि ये रेंज मैक्सिमम है। तो ये दो सवाल है, एक ये और एक ये, इनमें x की वैल्यू बतानी है जिससे कि रेंज आपकी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो आज की जो है कहानी होती है यहीं पे समाप्त, बाकी की कहानी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। हम स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन। अच्छा अब तुम बोलोगे सर आपने ना वेंचुरीमीटर नहीं बताया, सर वेंचुरीमीटर आपने नहीं बताया, वो भी बता दो। मैं चाहता हूं वो एक बार आप खुद से देख के आओ, कुछ खास नहीं है उसमें। क्या होता है कि इस टाइप का शेप होता है, मैं आइडिया तो दे ही देता हूं। इस टाइप का कुछ एक ट्यूब रहता है जिसमें हम क्या करते हैं, यहां पर ऐसी दो ट्यूब्स और रहती है। लिक्विड की वेलोसिटी अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में बह रहा है तो उसको मेजर करने के काम में आता है। लिक्विड कुछ मान लो ऐसा बह रहा होगा, लिक्विड जो है कुछ ऐसा बह रहा होगा, है ना।
तो लिक्विड जो एंटर करेगा वो वेलोसिटी है आपकी यहां से ये v, और यहां जाके वेलोसिटी ऑब्वियसली बदल चुकी होगी, उसको मैं कह देता हूं u। तो मुझे ये v निकालना है। अब होता क्या है कि थोड़ा सा पानी इसके अंदर चढ़ जाएगा, ये जो ट्यूब्स है ना इसमें भी पानी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां जब आपका पानी चढ़ेगा तो आप ये देखेंगे कि इधर की जो हाइट होगी ना, हाइट, उसमें कुछ वेरिएशन मिलेगा आपको, ठीक है। इधर जो लिक्विड है, जैसे कि अगर आप बात करोगे यहां आपका प्रेशर, वेलोसिटी ज्यादा है, यहां सॉरी वेलोसिटी यहां ज्यादा है तो यहां प्रेशर कम होगा, यहां जो है वो प्रेशर क्या होगा आपका, कम आएगा थोड़ा, ठीक है। मान लो यहां पे कुछ पानी भरा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कुछ H2 हाइट पानी इसमें, ठीक है। तो यहां का प्रेशर आप बोलोगे PATM प्लस ρg H2 पॉइंट का, ऐसे जाने पर PATM प्लस ρg H2, ठीक है। ये प्रेशर आपका कम है तो यहां पर ये प्रेशर कैसा होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, तो ये हाइट आपकी थोड़ी सी ज्यादा होगी। आपको ये H2 ना दे करके एक तरीके से मान लीजिए ये हाइट डिफरेंस गिवन रहे, आप मतलब मेजर कर सकते हैं ये हाइट। पानी इसके अंदर से एंटर करेगा, ये ट्यूब होगी, इसमें थोड़ा सा पानी चढ़ेगा, तो यहां पानी चढ़ेगा, इधर भी पानी चढ़ेगा, और ये डिफरेंस जो होगा वो H होगा। अब देखो मैं यहां और यहां जो है बर्नौली लगा रहा हूं, इसको मैं बोल देता हूं 1 और इसको मैं बोल देता हूं 2। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा प्रेशर एट 1 सेम लेवल पे है तो ρgh वाला टर्म आएगा ही नहीं, हाफ रो v1 स्क्वायर जो कि अपना v ही है। प्रेशर एट 2 हाफ रो v2 स्क्वायर जो अपना u है, यही लिखोगे। अब प्रेशर एट 1 क्या बोलोगे आप, प्रेशर एट 1 बोलोगे कि भाई यहां की जो हाइट है वो मान लो इसको मैंने कह दिया h1, p1 आप बोलोगे PATM। आप नीचे आ रहे हो वर्टिकल, तो इस डायरेक्शन में इफेक्टिव ग्रेविटी तो g ही है, तो नीचे आओगे तब आप भले ही लिक्विड फ्लो कर रहा हो लेकिन ऐसे जाने पर तो इफेक्टिव ग्रेविटी g है, PATM प्लस ρg H1 प्लस हाफ रो v स्क्वायर, और P2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा PATM, और जब आप यहां से यहां आ रहे हो तो ये आ जा रहा है ρg H2। मान लो ये वाली जो हाइट है तो मैंने H2 कहा, PATM प्लस ρg H2। ध्यान से सुनना भाई, इसके अंदर से लिक्विड ऐसा एंटर कर रहा है, इधर वेलोसिटी बढ़ रही है और ये ट्यूब है, इसमें थोड़ा सा लिक्विड चढ़ जाएगा, और आपको दिखेगा कि यहां वाला लिक्विड थोड़ा ज्यादा हाइट पे होगा, ये कम हाइट पे होगा। क्यों? क्योंकि इधर प्रेशर कम है और इधर प्रेशर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हाइट भी ये कम होनी चाहिए और ये ज्यादा होनी चाहिए, और वहां पे आप बोलेंगे हाफ रो यू। PATM से PATM कटेगा, फिर रो से रो कट जाएगा, और अब आप जानते हैं क्या होने वाला है। आप यहां से लिख सकते हैं कि ρg H1 माइनस H2, और इसको उधर जब आप ले जाएंगे तो आप बोलेंगे हाफ रो यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और मुझे v निकालना है, मुझे इस बार u नहीं निकालना। तो ऐसा समझो ये है बिल्कुल वैसा का वैसे रिजल्ट, बस वहां पे मैं u निकाल रहा था, यहां v निकाल लेता हूं। वो जो बर्नौली वाले प्रिंसिपल में हमने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकाला ना, तो उसमें छोटे वाले एरिया की वेलोसिटी निकालते हैं, यहाँ बड़े वाले की निकालेंगे। ध्यान से सुनो कैसे, रो से रो कटेगा तो तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आया, 2gh, जो कि हाइट का डिफरेंस है, H1 माइनस H2 इज दिस लेवल का डिफरेंस 2gh, और ये आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगेन अगर u निकालना चाहते हो, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन u निकालना चाहते हो तो इस एरिया को अगर मैं कहता हूं a और इस एरिया को कहता हूं मैं कैपिटल A, आप अगेन कुछ ऐसे ही सिचुएशन में अपने आप को पाएंगे, और आप फिर से वही रिजल्ट आप अपने आंखों के सामने देखेंगे कि दिस u इज एक्चुअली रूट ऑफ 2gh1 माइनस a स्क्वायर बाय a, बोलोगे कि नहीं, और ये आ जाएगा आपके पास लगभग रूट ऑफ 2g। तो यार ये तो रटा हुआ है ही आपको, तो v रटने में कौन सी बड़ी बात है, a इंटू यू, a अपॉन a इंटू यू, ये जो है आपका v आ जाएगा। u आपको बताइए रूट ऑफ 2gh, तो बस यहां पे हाइट ही आ जाएगा, तो एरिया इंटू यू इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वी, तो वहां से v आ जाएगा ये, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड व्हाट द वेलोसिटी ऑफ दैट वाटर स्ट्रीम। तो वेंचुरी मीटर थोड़ा सा मैंने क्विकली बता दिया है ना, और अपने को यार कोर्स भी थोड़ा जल्दी कवर अप करना है, तो आप भी समझ रहे होंगे बातों को। तो आज की सेशन की समाप्ति होती है यहीं पर, बाकी की कहानी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय गाइस।